that is completely based on the microeconomics portion. ठीक है, PFRDA, IFSCA, and we will provide some few free lectures also in YouTube also. So that's why this classes has been started again, because the structure of the syllabus of PFRDA in the ESI syllabus is wholly related to the microeconomics more, and we call it as a business economics more. So अगर ये समझ जाओगे तो आपको फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी हो जाएगा. I hope there is no doubt, oh good, no, yes, there is no doubt till PPC curve. I hope सबने obviously सबको याद होगा. I don't hope so कि अचानक से क्लास अनाउंस हो गया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं 1 जुलाई से प्लान किया था. ठीक है, अब ये क्लासेस मैं डेली लूंगा इसी टाइम पे 2 घंटे. Those who want to leave, they can leave. Those who want to stay, they can stay. What I am trying to say, we will have a complete understanding of economics. Chill, try to chill in this class, try to understand in this class कि economics actually होता क्या है. ठीक है, and इससे पहले अगर आपकी थोड़ी concepts weak हैं, so this जहां तक मैंने आपको around ये notes भी मैं provide कर दूंगा अपनी. ठीक है, ये मेरी hand written notes हैं. I told you the sources. ठीक है, अब ये पीपीसी कर्व तक आपको मैंने यहां तक पढ़ा दिया था. जस्ट लेट मी चेक. आई होप इससे पहले तक मैंने आपको पढ़ा दिया था. ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आप रिवीजन कर लो. आई गेस सागर, इफ यू रिमेंबर, एवरीवन इफ यू रिमेंबर दैट ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, टिल हेयर मैंने आप लोग सभी को पढ़ा दिया था. इन द प्रीवियस क्लास इफ यू विल सी, I have completed all this. For country, how, what is potential GDP? GDP का मतलब क्या होता है? PPC कर्व कैसे मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड? बेसिक्स चॉइस क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या है? फिर इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है? I hope I have been very clear till here, right? So please respond in the class before starting the class. Previous lectures को आप अच्छे से करके आना, समझना, and now and after you will revise the previous year questions. मैं ये सारे questions आपको कराऊंगा in class of all the previous years of UPSC, right? So we are going to start with now the concept of what? Demand. समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए. एंड दिस होली टॉपिक इज डायरेक्टली आस्क्ड इन पीएफआरडीए. समझ में आ रही है मेरी बातें? पीएफआरडीए में ये सारी चीजें डायरेक्टली पूछी गई हैं. ठीक है, यहीं से सिलेबस स्टार्ट है. इसके पहले का कंसेप्ट वो नहीं बता रहे हैं. इन आईएफएससी एंड पीएफआरडीए दिस कंसेप्ट में डायरेक्टली पुट ऑन. ठीक है, एआरडी के ईएसआई में थोड़ा नहीं होगा. Maybe in the subject of RBI it can be asked. Is it clear? But exams like SEBI, PFRDA, IRDAI, it is important. समझ में आया मेरी बात? So holistically this economics I am telling you before starting the classes. So before starting the law of demand, now I want to ask anyone, what is the meaning of demand? Can anyone reply? Don't see the PDF, don't see anything. What do you understand by the word demand? पहला क्वेश्चन है कि डिमांड से आप क्या समझते हो. दूसरा क्वेश्चन है, डिमांड कंज्यूमर करता है या प्रोड्यूसर करता है? ये बताइए. डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है या प्रोड्यूसर करता है? वेरी गुड. बिफोर स्टार्टिंग दिस डिमांड और सप्लाई, यू हैव टू थिंक लाइक अ कंज्यूमर. कंज्यूमर ऑलवेज डज डिमांड. ठीक है, कंज्यूमर का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने ये सब क्लियर कर रखा है. कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर क्या था? ये सब मैंने पढ़ा रखा है. यस, वेरी गुड. मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, ये एक कंज्यूमर का पहचान है. तो उसको इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम यूटिलिटी. द हैप्पीनेस यू विल गेट व्हेन यू विल बाय द प्रोडक्ट ऑफ एट लोअर कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी, देन यू विल
that happiness, that उसका economic term बोलते हैं utility. I have cleared in the previous classes, you can watch. Now, as an demand, when you are demanding something, you will think like that you are a consumer. ठीक है? Similarly, जब मैं supply पढ़ाऊंगा, you will think like a producer. So now, because consumer को सोचना आसान है, everyone in day to day life, we are consuming anything from the product of Amazon, Flipkart. सारे हम maximum time में, majority time में consumer ही हैं. But definition of demand, what does it mean? That quantity of a good that consumes willing and able to purchase at a given price in a given period of time. In a given period of a time, in a given period of time, जो भी तुम प्राइस देते हो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड. समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर कोई नहीं देखेगा. इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इट इज, बिकॉज आई हैव रिटन द नोट्स, बट यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ. If everyone is demanding for Lamborghini car, can everyone have Lamborghini car? सबके पास डिमांड होता है ना यार. Lamborghini कार तो किसे नहीं चाहिए? Lamborghini कार किसे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, सबको चाहिए. इवन अंबानी जी को भी चाहिए, राइट? लिमिटेड क्वांटिटी, अरे लिमिटेड क्वांटिटी छोड़ो, क्वांटिटी प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे. बोल तो रहे, अभी तुम उस चीज पे मत सोचो. मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, सबका डिमांड, बस इतना क्वेश्चन पे ध्यान दो. डिमांड है कि नहीं? लैम्बोर्गिनी सबको चाहिए कि नहीं? क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, उस पर रहने दो. डिमांड है कि नहीं? ईच एंड एवरीवन इंडिविजुअल सब तो डिमांड करते ना यार, मेरे पास रोल्स रॉयस होना चाहिए, लैम्बोर्गिनी होना चाहिए. इज इट क्लियर? बट मैंने क्या बताया, एज एन कंज्यूमर जब आप किसी चीज का डिमांड करते हो तो यहाँ दो वर्ड हिडन है, विलिंग और एबल. सब विलिंग है कि नहीं लैम्बोर्गिनी कार लेने के लिए? एवरीवन इज विलिंग टू बाय लैम्बोर्गिनी कार और नॉट? सारे के सारे लोग इंडिया में दे आर विलिंग, बट एवरीवन हैज द एबिलिटी. डज एवरीवन हैज द एबिलिटी टू बाय? यार लैम्बोर्गिनी 1 करोड़ रुपए का अगर प्राइस है, सपोज करो, कैन एवरीवन बाय? सो कभी भी एज एन डिमांड अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो तो थिंक लाइक अ कंज्यूमर, बट उसमें दो ऑब्जेक्टिव आता है उस डेफिनेशन में, दैट इज विलिंगनेस और एबिलिटी. अगर ये दोनों, और मैंने एंड लिखा है, एंड मतलब दोनों चीज फुलफिल होना चाहिए. अगर ये दोनों चीज फुलफिल हो रहा है तभी तुम्हारा डिमांड को कंप्लीट माना जाएगा. कैन यू डिमांड लैम्बोर्गिनी कार? नो. इफ यू डोंट हैव द एबिलिटी यू कांट. अगर विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी भी होना चाहिए. समझ में आया? ऐसे ही नहीं बोल देना कि डिमांड कर दिए सर, डिमांड कर दे रहे हैं सर हम रोल्स रॉयस का. डिमांड में भी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए. डिमांड के डेफिनेशन में एबिलिटी आती है. आप कोई चीज अपने कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हो, और एक चाहत रखना, दोनों में डिफरेंस है. डिमांड आप उसी चीज का कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में मैं बात कर रहा हूँ. डिमांड आप उसी चीज का कर सकते हो जो आप चाहत भी है और आप उसको खरीद भी सकते हो, आपकी एबिलिटी भी है. मेरी बात समझ में आई? वांट और डिजायर तो इनफाइनाइट है ना, विलिंगनेस तो, चाहत तो इनफाइनाइट होगी, बट एबिलिटी है कि नहीं ये पता नहीं, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. आपसे तुम लोग को डिमांड के डेफिनेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी. क्वांटिटी, अब रीड करो दोबारा से डेफिनेशन. क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट consumers are willing and able to purchase at a given period of a time at a given price is known as demand. Willing and able, ये याद रखना, ठीक है? चलो अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं. हम एक आइसक्रीम शॉप में गए. अब उस आइसक्रीम शॉप में अगर आइसक्रीम का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है तो क्या क्या फैक्टर्स आपको लगता है? इसको बोलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या क्या आपको फैक्टर्स लगता है कि आइसक्रीम शॉप के, मान लो इनफाइनाइट सप्लाई है, आप अभी मैं बता रहा हूं, बस अभी आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोडक्शन मत समझ को इनफाइनाइट मैंने कर दिया, इसलिए मैंने आपके एग्जांपल के लिए इनफाइनाइट प्रोडक्शन बोल दिया कि चलो प्रोडक्शन अभी जो है, जो प्रोडक्शन हम सप्लाई करेंगे आइसक्रीम का वो इनफाइनाइट है. तो क्या क्या फैक्टर आपको लगता है कि आइसक्रीम के डिमांड को इंपैक्ट करता है? क्या क्या फैक्टर आपको लगता है? खुद सोच के बताओ, लिखो आंसर में. क्या क्या फैक्टर्स लगता है जो आइसक्रीम के डिमांड को इंपैक्ट करेगा? ऑब्वियसली सीजन होगा एक फैक्टर, ठीक है? खुद सोचो. क्वालिटी होगा कि हम क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम खाएं, हैवमोर का आइसक्रीम खाएं, किसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है, राइट? प्राइस होगा, आपकी टेस्ट कुल्फी खाने की है या पिस्ता बादाम खाने की है या कॉर्नेटो खाने की है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगा.
आपकी इनकम क्या है, वो भी तो होगा कि आपकी परचेसिंग पावर क्या है। मान लो आपकी परचेसिंग पावर है कि आप वो खा सकते हो वो मैग्नम, राइट, 100 रुपीज की, किसी की परचेसिंग पावर है 20 रुपीज की आइसक्रीम, तो ये भी एक फैक्टर होगा। इसकी सब्सटीट्यूट्स क्या अवेलेबल हैं, क्या इस आइसक्रीम के अलावा जैसे कॉर्नेटो बहुत सारे क्वालिटी वॉल का अच्छा है कि जियानी का अच्छा है या बास्किन एंड रॉबिन्स का अच्छा है, किसका अच्छा है, सब्सटीट्यूट्स जो बहुत ज्यादा चीज अवेलेबल है, तो उस सेम रेट में किसका अच्छा है कॉर्नेटो, द आइसक्रीम ने। टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसा, उसके हिसाब से डिमांड क्या है, यही सारे फैक्टर्स होंगे, यही सारे फैक्टर्स होंगे ना जो आइसक्रीम के डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया यहां तक? आई होप आई एम क्लियर। चले आगे बढ़े, समझ में आया? सो प्लीज रिप्लाई इन द चैट, इफ यू विल नॉट रिप्लाई देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट? ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ लिए, अब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमांड में एक वर्ड है, जो भी फैक्टर्स एक डिमांड को इंपैक्ट करता है, जैसे सीजन, क्वालिटी, प्राइस, टेस्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, परचेजिंग पावर, ये सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। समझ में आया? लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये जितने भी फैक्टर्स, ठीक है, वो है, उसको हम कांस्टेंट कर दिए, और इसका नाम बोला जाता है, आपको कोई नहीं बताएगा, सेट्रस पैरिबस। एक साइंटिस्ट के नेम पे लैटिन नेम है, नॉट साइंटिस्ट, लैटिन नेम है, राइट? ये सेट्रस पैरिबस मतलब कि आप किसी चीज को कांस्टेंट रखते हो, जैसे y इक्वल टू mx रखते हो या y इक्वल टू 2x, तो यहाँ 2 को कांस्टेंट माना जा रहा है ना, तो ये जैसे कि y इक्वल टू kx है कोई मटेरियल, तो इसमें कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, उसी तरह हम सारे पैरामीटर्स को जब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, सो जो हम डिमांड कर रहे हैं, मतलब हम क्या डिमांड करते हैं, कोई क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए डिमांड मांग रहे हैं, कोई क्वांटिटी मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो जो फैक्टर होता है वो बस एक ही फैक्टर से हम देखते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, फिर से सुनो, ऑल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा था डिमांड को, सीजन, क्वालिटी, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट, परचेजिंग पावर, ये सबको हम कांस्टेंट माने हैं, और एक ही फैक्टर से क्वांटिटी डिमांड को रिलाई करा रहे हैं, दैट इज प्राइस। अब प्राइस डायरेक्टली डिपेंड करेगा या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, वो आप खुद सोचो। अगर आप मार्केट में गए और प्याज है, ओनियन, अनियन इज अराउंड 20 रुपीज किलो, सो यू विल बाय 1 kg अनियन। अगर वही अनियन 100 रुपीज kg हो जाएगा, सो सेम क्वांटिटी आप डिमांड करोगे क्या? डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो, बेवकूफ हो गया। फिर से सुनो, एज एन कंज्यूमर सुनना है आपको, आपको कंज्यूमर सोचना है। आप एक मार्केट में गए, आप गए और प्याज को डिमांड में किए, ओनियन, आप 20 रुपए में 1 kg अनियन मिल रहा था, ठीक है, तो सागर ने 1 kg अनियन खरीद के घर आ गया। एक वीक बाद वही प्याज का दाम 100 रुपए किलो हो गया, क्या सागर फिर से 1 ही किलो खरीदेगा, 1 kg ही क्वांटिटी खरीद के लाएगा? अगर अनियन का प्राइस बढ़ा, तो सागर अपना जो भी बैलेंस शीट, जो भी अपना बजट पर मंथ का बना रहा है, डिमांड तो फिर वो कम करेगा ना, अब वो शायद 250 ग्राम ही अनियन खरीद के लाए। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड क्या होता है, कम होता है, डिमांड बढ़ता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, बहुत छोटे छोटे, थिंक लाइक अ कंज्यूमर, डोंट थिंक लाइक अ सप्लायर। सप्लायर में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है प्राइस में, मैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन व्हेन यू आर डिमांडिंग समथिंग, थिंक लाइक अ कंज्यूमर, यू आर अ कंज्यूमर। आपका अगर किसी भी कोई भी गुड का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उस गुड का डिमांड कम कर दोगे, ना कि बढ़ा दोगे। सपोज करो, एक और एग्जांपल देखो देखो, आप जिम एडिक्ट पर्सन हो, एक मेंबर, आप जिम गए, गोल्ड जिम, वहां 15,000 का पैकेज था 1 साल का, वही कल्ट पे आप चले गए, वहां 25,000 का पैकेज था, तो आप क्या करोगे, वही 12 मंथ्स के लिए तो आप गोल्ड जिम ही ज्वाइन कर लोगे, बिकॉज एज प्राइस इंक्रीज होगा, आपका डिमांड भी चेंज होता है। समझ में आया? आपका डिमांड भी चेंज होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। बट प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांड पे इनवर्सली इंपैक्ट करता है, ना कि डायरेक्टली। इज इट क्लियर? ये आप कॉमन डे टू डे लाइफ में समझ लो। समझ में आया? ठीक है,
सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें सारे फैक्टर्स जो मैंने पीछे बताए, जो आप सोच सकते थे एक आइसक्रीम शॉप में जब आप डिमांड कर रहे हो एज एन कंज्यूमर, उसको कंज्यूम करने के लिए आइसक्रीम, वो सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना है। बस आपको प्राइस से क्वांटिटी डिमांड को रिलेट करना है। मेरी बात समझ में आई? और कैसे रिलेट करना है? इनवर्सली। इज इट क्लियर? क्योंकि ये कॉमन सेंस है। जब भी आप डिमांड करोगे कोई चीज का, तो वो उसकी अगर प्राइस बढ़ती है, सो क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। अगर वही प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा। इज इट क्लियर? आप एक प्याज का एग्जांपल लेके सोच सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किसी का भी एग्जांपल लेके बोल सकते हो। अगर ज्यादा दाम आएगा, जैसे गर्मी की सीजन में इन नॉर्थ साइड जो सब्जी की रेट होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो पीपल यूज टू बाय लेस वेजिटेबल्स इन दिस टाइम। बट वही आप देखना ठंडे के सीजन में इन नॉर्थ, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ, जैसे जैसे प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ जाती है, आपकी पूरी फ्रिज वेजिटेबल से भरी हुई मिलेगी। तो मतलब जो क्वांटिटी डिमांड एज एन कंज्यूमर, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग ना वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, सो प्राइस के हिसाब से हमारा इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? बेटा इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो, आप लोग ने ये बचपन में ग्राफ पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसे है, ऑरिजिन से पास होता है। ठीक है। अब ऑरिजिन से पास होता है, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आई? जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा है, जैसे x 1 है तो y 1 है, तभी ना ये ग्राफ या 1,1, 2,2, बचपन में पढ़े होगे 3, तो इंक्रीजिंग स्लोप बोलते हैं इसको। समझ में आया? अब इसी तरह सपोज करो, आपको क्या इसमें समझना है, तो x जो है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपको पता है किस पे डिपेंड करता है? y पे। और m इसका स्लोप है। मतलब m क्या था? m क्या था? चेंज इन y बाय चेंज इन x, स्लोप। आपको याद होगा, ये मैथ थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बेसिक मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x में हम जितना इनपुट डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5, तो y में वो चेंजेस आएगा। y में वो चेंज, x पे अगर 1 डालें तो y में वो जो भी स्लोप का वैल्यू होगा उसके हिसाब से होगा। तो y कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किस पे? x पे। तो सिमिलरली यहां पर भी आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा, ये इकोनॉमिक्स का ये है, प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस घट बढ़ सकता है, उसके हिसाब से क्या डिपेंड करेगा? डिमांड। ये कॉमन सेंस है। अगर प्राइस बढ़ रहा था तो क्वांटिटी डिमांड घट जा रहा था, अगर प्राइस घट रहा था तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रहा था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? क्वांटिटी डिमांडेड। इंडिपेंडेंट कौन है? प्राइस। समझ में आया? लेकिन इकोनॉमिक्स के जो साइंटिस्ट होंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने थोड़ा उल्टा कन्वर्ट, क्योंकि आप y इक्वल टू एम एक्स में जानते हो y होता है डिपेंडेंट, तो उन्होंने थोड़ा उल्टा कन्वर्सेशन ले लिया, प्राइस को y एक्सिस में रख दिया और और क्वांटिटी डिमांड को ग्राफ बनाने में x एक्सिस पे रख दिया। पर आप इसे कंफ्यूज मत होना, इसमें बस उनके कन्वेंशन लेने का तरीका है। एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक वर्टिकल लाइन, एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक वर्टिकल लाइन है, दोनों का काम वही है, दोनों इसे वन डायमेंशन फिगर ही है। ठीक है, ये भी 0 से इन्फिनिटी है, ये भी 0 से इन्फिनिटी है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। कन्वेंशन चेंज कर देने से प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, 2D फिगर है। ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि जैसे y इक्वल टू एम एक्स पे x इंडिपेंडेंट था, y डिपेंडेंट था, उसी तरह क्वांटिटी डिमांड के जो रिलेशन है उसमें क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट है किस पे? प्राइस पे। प्राइस भी डिपेंडेंट होता है क्वांटिटी डिमांड पे, लेकिन ये हम जब इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। समझ में आया? अभी के लिए तुमको जो मैं जितना बोल रहा हूं उतना समझो। अभी के लिए आपको क्या समझना है? क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे। बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट माने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? और कैसे डिपेंड कर रहा है? और कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहा है? ये बताओ, क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। वेरी गुड, आंसर करना सीखो। तो इनडायरेक्ट में हम लोग y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ लेते हैं। समझ में आया? y इक्वल टू माइनस, क्योंकि जब भी x को रख रहे हैं तो y घटता है, x बढ़ा रहे, जैसे x पे अगर हम 1 डाले तो y -1 आ जाएगा, x पे 2 डाले तो y -2 आ जाएगा। तो x बढ़ाने से y घट रहा है, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसको बढ़ाने से, इसका वैल्यू बढ़ाने से ये घट रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ है, जो क्वांटिटी
लॉ ऑफ डिमांड है, ये y इक्वल टू माइनस mx का ग्राफ है। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? क्वांटिटी डिमांडेड। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? प्राइस। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांड पे बढ़ रहा है या घट रहा है। इतनी बात समझ में आई? यही चीज मैंने लिखा हुआ है, एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, एज प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट यहां कंसीडर कर रहे हैं, बस प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे रिलेशन देख रहे हैं। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो आगे। नाउ आई हैव टेकन सम एग्जांपल, यहां मैंने ले ही लिया है सागर, ठीक है, सलोनी, आशुतोष, याशदा एंड के आर। ठीक है, सब गए आइसक्रीम शॉप पे। अब ये ग्राफ कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये समझा रहा हूं मैं। तो एक तो पहला बात है कि इनवर्स रिलेशन है, तो तुम लोग को अगर मैथ थोड़ा सा भी पता होगा तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, वो ग्राफ डिक्रीज करता है, इंक्रीज स्लोपिंग में नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है इसलिए डिक्रीज करेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि हर बच्चे मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, तो मैं एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज से भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 5 एग्जांपल्स लिया, सागर, सलोनी, आशुतोष, याजदा, केआर, दे ऑल वेंट टू अ आइसक्रीम शॉप, राइट, एंड दे ऑल हैव just have the money. Sagar has rupees 100, right? Saloni has rupees 80, Ashutosh has rupees 60, Yashda has rupees 40, and this KR has rupees 20. Is it clear? Now, मैंने बताया x एक्सिस पे आप क्या रखोगे? x एक्सिस पे आप क्या रखोगे? इकोनॉमिक्स के कन्वेंशन पे थोड़ा उल्टा रखते हैं, x एक्सिस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x पे ही रख देते हैं। तो क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट था, लेकिन मैंने बताया थोड़ा उनका मन है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को उन्होंने x पे रख दिया, और y को जो इंडिपेंडेंट है उसको किस पे रख दिया? y पे। इज इट क्लियर? आपको सोचना है, ये कन्वेंशन चेंज कर सकते हो, उनका मन था ऐसे लेने का, वो ले लिया। अब आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एट सिट्रस पैरिबस, मतलब अगर आप सारे फैक्टर दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखोगे तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, एट सिट्रस पैरिबस क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। समझ में आया? ठीक है, ये कैसे हुआ? सपोज करो यहां डिमांड है, यहां डिमांड है, ठीक है, जिसके पास मान लो, और ये प्राइस है, तो दिस लाइन in the demand curve, decrease in price leads to increase in quantity demanded, decrease in price leads to quantity demanded। पहले अगर सपोज करो 100 रुपीज प्राइस होता आइसक्रीम का, एक स्कूप का, एक स्कूप आइसक्रीम का 100 रुपीज प्राइस होता, तो इन पांचों में से, क्योंकि इसके पास, सागर के पास 100 है, इसके पास 80 है, इसके पास 60 है, इसके पास 40 है एंड इसके पास 20 है, तो कौन खरीद पाता? अगर प्राइस 100 रुपीज होता तो कौन खरीद पाता? कितना परसेंट डिमांड कर पाता? हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन कैन डिमांड? सागर, ओनली सागर, तो 1, इसीलिए यहां आया। ठीक है, अब अगर प्राइस 80 है एक स्कूप आइसक्रीम का, तो कितने लोग खरीद पाएंगे? सागर और सलोनी दोनों। ठीक है, तो ये 2 हुआ। अब अगर प्राइस 60 है तो कितने लोग खरीद पाएंगे? ठीक है, कितने लोग खरीद पाएंगे? 3। सिमिलरली प्राइस 40 है तो 4। सिमिलरली अगर प्राइस 20 है तो सारे के सारे लोग खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर? 20 है तो सारे के सारे लोग, पांचों के लोग कर सकते हैं। तो अब तुम ध्यान से देखो, प्राइस जैसे डिक्रीज किया, प्राइस 100, 80, 60, 40, 20, क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ? नंबर ऑफ पीपल का जो डिमांड 1 स्कूप का, वो क्या हुआ? वो क्या हुआ बेटा बताओ, वो क्या हुआ? बढ़ा। समझ में आया? तो अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसा, इससे भी तुम सोच सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। ठीक है, ये डाउनवर्ड ग्राफ है, और मैथ्स के पॉइंट से सोचोगे तो ये माइनस एम एक्स प्लस सी है। अब ये मैंने सी क्यों ऐड किया? क्योंकि कभी भी जब भी आप कंज्यूमर हो तो कुछ ना कुछ तो डिमांड करोगे ना, इंसान है तो डिजायर है, डिजायर है तो कंज्यूमर है, इसलिए ये ग्राफ जीरो से नहीं होता कोई, क्योंकि डिमांड कभी जीरो नहीं हो सकता, या सप्लाई कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज हम रिसोर्स गुड, लिमिटेड रिसोर्स गुड है, तो कभी भी रिसोर्स तो है ना, गुड है,
समझ में आया? टैंजिबल एसेट्स है, रिसोर्स है, तो कोई भी चीज का डिमांड और सप्लाई जीरो नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी के क्वेश्चन दिमाग में आए कि सर आप यहाँ पर ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग में जीरो से क्यों नहीं किए, जीरो से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी चीज का डिमांड जीरो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल चीज है। कभी भी कोई चीज, कोई इंसान है तो वो डिमांड करेगा है ना, कंज्यूमर तो डिमांड करेगा ही कुछ ना कुछ चीज का, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिमांड है तो वो इनवर्स रिलेशन है प्राइस के साथ, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो दिस लाइन इज द डिमांड कर्व, जो ये लाइन है ये डिमांड कर्व है, एंड डिक्रीज इन प्राइस लेड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडमेंट एंड मूवमेंट अलोंग द कर्व। समझ में आया? अब हम कोई भी प्राइस में चेंजेस करें, प्राइस वाई एक्सिस में चेंजेस करें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कर्व के अलोंग ही मूव कर रहा है ना। अगर मान लो 80 था तो 2 लोग खरीद लिया, 40 था तो 4 लोग खरीद लिया। ये आगे के कंसेप्ट के लिए मैं बताऊं। समझ में आया? सो डिमांड फॉर एनी गुड, अगर आप कोई गुड को डिमांड कर रहे हो तो उसमें आपको डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। आज से याद रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग विथ, और वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस, जो कि इंडिपेंडेंट है। इकोनॉमिक्स में उल्टा कन्वेंशन है, मैथ्स की तरह मैं समझाया हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट वाई एक्सिस में रखा गया, ठीक है, और डिपेंडेंट एक्स एक्सिस में, उनका मन रख दिए, ठीक है। दिस इज अ नेगेटिव स्लोप बिकॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब तुम ध्यान से देखो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये इसी तरह ग्राफ दिख रहा है ना। और ये c क्यों आया? क्योंकि आपको पता होगा y इक्वल टू एम एक्स वाला जो ग्राफ होता है, या y इक्वल टू माइनस एम एक्स वाला ग्राफ जो होता है, ये कहां से पास करता है? ये कहां से पास करता है? हमेशा ऑरिजिन से। ऑरिजिन मतलब वो जीरो भी हो सकता है वैल्यू, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, माइनस एम एक्स वाला ग्राफ। तो ये ऑरिजिन से हमेशा पास करेगा, एक्स और वाई वाला ग्राफ ये। लेकिन ऑब्वियसली कभी भी डिमांड जीरो नहीं हो सकता, या कभी भी सप्लाई जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक सी एडेड है, एक कांस्टेंट एडेड होगा। कांस्टेंट ही होता है थोड़ा ऊपर से या नीचे से। समझ में आया? डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे। तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिमांड है। डिमांड, हम कंज्यूमर है, इंसान है, तो डिमांड तो करेंगे ही, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए प्लस सी ऐड हुआ। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब ग्राफ कैन नॉट बी पास फ्रॉम ऑरिजिन, जीरो। समझ में आया? समझ में आया? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? सो y की जगह मैंने क्या रख दिया? y की जगह देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा टाइप से रखते हैं, क्योंकि इसको सोच के, क्योंकि मैंने बताया जो डिमांड है वो x पे है, क्योंकि मन क्या उनका, प्राइस पी वाई एम पी वाई प्लस सी। इनका थोड़ा सा उल्टा कन्वेंशन लेने का मन था। ये जो देखो, y क्या होता है इससे कंफ्यूज नहीं करोगे, इंडिपेंडेंट, और x क्या होता है डिपेंडेंट, ये हमेशा याद रखना, ये जनरल मैथ्स का टर्म है। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? इनका मन था ये उल्टा कर दिए, लेकिन आपको ये सोच के रखना है, इकोनॉमिक्स में ये उल्टा कर दिए, लिए लिए ही कन्वेंशन, ये है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है? QDX क्या है? ठीक है, सॉरी रुको, सॉरी, ये जो y है दिस इज डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट किस पे होता है? x पे, और x क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। सिमिलरली ये जो ये चीज है, ये डिपेंडेंट है ना प्राइस पे, इसीलिए इसको यहां रखे हैं, जबकि ये QDX है, ये QDX है, लेकिन इसको यहां रखेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और PY क्या है? इंडिपेंडेंट। प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस घट बढ़ सकता है अपने मन से। समझ में आया? इसीलिए इसको रखे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये कैसे लिखे सर, यहाँ तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स लिखे हैं और y तो प्राइस में है। आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से सोचना, x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है किस पे, और y किस पे होता है? डिपेंडेंट ऑन x। तो सिमिलरली क्वांटिटी डिमांडेड जो है, उनका मन था यार उल्टा रख लिए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? प्राइस पे। प्राइस भी डिपेंडेंट होता है क्वांटिटी पर, लेकिन ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन में, इसको बचा के रखना, ठीक है। अभी के लिए आप समझो बस, क्वांटिटी डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, और कैसे? इनवर्स, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव ग्राफ। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रिमेंबर, रिमेंबर वी आर सीइंग प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इनवर्स। अब ये मैंने वही लिख रखा है कि डिमांड का प्राइस से भी जो रिलेशन है वो देखेंगे, कि प्राइस भी डिपेंडेंट हो सकता है किस पे? डिमांड पे, लेकिन वो इन्फ्लेशन में देखेंगे, वही लिख रखा है वो आगे, ठीक है। नाउ अब ये ग्राफ कैसे वर्क करता है वो समझो।
एक मैंने एग्जांपल लिया, सपोज आई एम द टीचर, राइट, एक सिनेरियो लिया कि आई एम द टीचर, और यहाँ मैंने नंबर ऑफ क्लासेस लिया है, राइट, ऑब्वियसली आई एम, और यहाँ मैंने अपने पेस ऑफ टीचिंग, पेस ऑफ वर्ड्स पर आवर लिया है। वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया पेस ऑफ वर्ड्स पर आवर, मैं कितना पढ़ाऊंगा, पर आवर मैं कितना वर्ड्स बोलूंगा, और ये क्लास नंबर है, ठीक है। नाउ सबसे पहले सपोज करो, मैं एक चीज बता रहा हूं, सुनो, अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा, तो क्या मेरी पेस ऑफ टीचिंग बढ़ेगी कि घटेगी? ये ग्राफ को सोचने की कोशिश करो, मैंने बना दिया, अभी देखो, जैसे मान लो कि मैं एक क्लास ले रहा हूं, एक क्लास ले रहा हूं, तो मेरी जो स्पीड है, मेरी जो स्पीड है, पेस ऑफ टीचिंग है वर्ड्स पर आवर, वो 100 है, तो यहां आया कोऑर्डिनेट 1,100। अगर मैं 2 क्लासेस ले रहा हूं, तो मेरी जो स्पीड है वो 200 है। अगर 3 क्लास ले रहा हूं, तो स्पीड है वो 300 है। 4 क्लास ले रहा हूं, तो 4,400 है। ये ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, तो 5,500 है। समझ में आया बेटा? ग्राफ कैसे वर्क करता है ये मैं बताया। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस में कोई चेंजेस करूं, तो उससे पेस ऑफ टीचिंग में ग्राफ ग्राफ शिफ्ट करेगा कि ग्राफ ऊपर नीचे होगा, बस ये बता दो मुझे। अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस, मैंने मान लो मुझे आज, मैंने ये पूरा ग्राफ का सिनेरियो है कि अगर मैं एक क्लास लूं तो 100 वर्ड्स पर आवर बोलूंगा, अगर मैं 2 क्लास लूं तो 200 वर्ड्स पर आवर बोलूंगा, अगर मैं 3 क्लास लूं तो 300 पर आवर बोलूंगा, अगर मैं 4 लूं तो ऐसे है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बन गया। अब अगर बताओ किसी दिन मेरा मन नहीं किया, मैं हर दिन हर वीक में इतना क्लास ले रहा था, लेकिन किसी दिन मेरा मन नहीं किया, मैंने 3 ही क्लास लिया, तो मेरी ग्राफ शिफ्ट करेगी कि उसी के अलोंग मूव करेगी, ये सोच को। अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस चेंज किया, तो ग्राफ मेरी क्या शिफ्ट करेगी कि उसी के अलोंग कम हो जाएगा। ये ग्राफ यहां से यही हो जाएगा ना, यहां से यहां तक बनेगा, बस यहां से यहां तक बनेगा फिर, क्योंकि मैं आज 3 ही क्लास ले रहा हूं, लेकिन ग्राफ शिफ्ट नहीं करेगा, ग्राफ शिफ्ट नहीं करेगा, ग्राफ ऊपर नीचे उसी के अलोंग होगा। अगर मैं जो वेरिएबल एक्स एक्सिस पे और जो वेरिएबल वाई एक्सिस पे उसी पे चेंज कर रहा हूं, तो ग्राफ कभी भी शिफ्ट नहीं करता। ये बात मेरा समझाने का है। अगर अगर कोई मैं क्लास नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करूं, तो मेरा पेस ऑफ टीचिंग कम या ज्यादा होगा, लेकिन वो ग्राफ चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? लेकिन एक सिनेरियो ले लो, एक बाहर का सिनेरियो ले लो। सपोज करो मैंने तुम्हारी क्लास जनवरी से स्टार्ट की थी, ठीक है। अगर मैं सोच रहा था कि आरबीआई का जो तुम्हारा पेपर होगा वो दिसंबर में होगा, तो इस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ क्लासेस डिजाइन किए और नंबर ऑफ आवर्स, वर्ड्स पर आवर डिजाइन किए, ठीक है, मैंने प्लान किया। लेकिन जब मैं क्लास कम कर रहा हूं, या तो ग्राफ अपने में अपने अलोंग शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो प्रीलिम्स का डेट मैं दिसंबर सोच के रखा था, उसके हिसाब से क्लास डिजाइन किया था, और प्रीलिम्स का डेट जून हो गया, तब क्या मेरी एक ग्राफ को पेस ऑफ टीचिंग पे असर पड़ेगा? मेरे पेस ऑफ टीचिंग पे असर पड़ेगा। अब जो मैं सिनेरियो तुम्हें बताया यहां से यहां तक, ये मैंने सपोज करो दिसंबर में आरबीआई सोच के बनाया था पेस ऑफ टीचिंग, पर अब आरबीआई का जो प्रीलिम्स है वो जून में ही हो गया 2025 का, तो क्या ये मेरे पेस ऑफ टीचिंग पे असर करेगा? पेस ऑफ टीचिंग पे असर करेगा? हाँ या ना में जवाब दो। इज द डेट ऑफ प्रीलिम्स is the date of prelims variable in my graph will affect? yes। क्या होगा? अब अगर एग्जाम दिसंबर की जगह जून में ही होने लगा, तो मैं एक ही क्लास में नंबर ऑफ वर्ड्स पर आवर बढ़ा दूंगा। अब मैं पहले फर्स्ट क्लास में अगर 100 बोल रहा था, तो अब मैं शायद 300 बोलूं वर्ड्स पर आवर। सेकेंड क्लास में अगर मैं 400 बोलना स्टार्ट कर दूं। तो जैसे जैसे बाहर के फैक्टर्स आते हैं, तो ग्राफ क्या करता है? शिफ्ट करना स्टार्ट होता है। डेट ऑफ प्रीलिम्स मेरे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा था मेरे ग्राफ को, मेरे इस वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल क्या है? क्लास नंबर और पेस ऑफ टीचिंग। सो पेस ऑफ टीचिंग में कम बढ़ा या क्लास नंबर कम घटा, तो ग्राफ में ही चेंजेस हो रहा था। जब मैं एक्स या वाई इसमें इस पैरामीटर्स में चेंजेस कर रहा हूं, तो ग्राफ ये हो रहा था। ग्राफ शिफ्ट होना कब स्टार्ट हुआ? जब बाहर के फैक्टर्स उन पे इंपैक्ट डालने के, डायरेक्टली नहीं डाल रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली डाल रहे हैं। अगर डेट ऑफ प्रीलिम्स मेरे ग्राफ, मेरे पेस ऑफ टीचिंग पे इंपैक्ट डालेगा, वो डायरेक्टली नहीं डाल रहा है,
अगर प्रीलिम्स का डेट दिसंबर के जगह मार्च में होता तो मैं शायद और स्लो पढ़ाने लगता, यहाँ करने लगता, लेकिन वो दिसंबर की जगह जून में हो गया, तो मैं अब मुझे अपना पेस ऑफ टीचिंग इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो यही सिनेरियो लिखा हुआ है कि व्हेन आरबीआई प्रीलिम्स जून में दिसंबर तक का सोचा था, इज डेट ऑफ प्रीलिम्स वेरिएबल इन माय ग्राफ, डेट ऑफ प्रीलिम्स नॉट रिटेन इन ग्राफ, नॉट अ डायरेक्ट वेरिएबल इन द ग्राफ। डेट ऑफ प्रीलिम्स डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है, नॉट अ डायरेक्ट वेरिएबल इन अ ग्राफ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन, विल डेट ऑफ प्रीलिम्स विल अफेक्ट माय पेस ऑफ टीचिंग? यस, इट विल अफेक्ट माय पेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, हाउ कैन आई शो चेंज ऑफ डेट प्रीलिम्स इंपैक्टिंग द पुअर टीचिंग? वी कैन शो द चेंज ऑफ शिफ्टिंग बाय ग्राफ। कैसे डेट ऑफ प्रीलिम्स मेरे ग्राफ को इंपैक्ट किया? बाय चेंजिंग। अब अगर डेट ऑफ प्रीलिम्स सामने आ गया तो मेरी जो पेस ऑफ टीचिंग है वो ज्यादा हो जाएगी पर नंबर ऑफ क्लासेस पे। जो पहले का सिनेरियो मैंने ले रखा था उसके हिसाब से चेंज कर जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब ये डिटर्मिनेंट जो मैंने लिखा है ना 7, ये जो 7 डिटर्मिनेंट है ये आपको याद करना है। जो भी पीएफआरडीए वगैरह या सेबी का कभी देते हैं पेपर तो इनको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है इससे। if a variable which is not written on the graph but impacts the graph, then graph shift। अगर कोई वेरिएबल ग्राफ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो ग्राफ पे इंपैक्ट डाल रहा है तो उससे ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? अब ये सारे वेरिएबल, ये वेरिएबल तो ग्राफ पे लिखा हुआ है ना, क्वांटिटी डिमांड। अब डिमांड पे आ जाओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अब डिमांड पढ़ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 आपको नाम याद रखना है। बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये आपको डायरेक्ट पढ़ा देंगे लेकिन ये बताएंगे नहीं ग्राफ कैसे शिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। नाउ प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? प्राइस ग्राफ पे रिटर्न था। क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। ये ग्राफ पे रिटर्न था। यस, ये वाई एक्सिस पे तो था ही। तो जब भी ग्राफ पे कोई वेरिएबल होगा और उसमें चेंजेस करेंगे तो ग्राफ शिफ्ट करेगा क्या? ग्राफ शिफ्ट करेगा क्या? अगर ग्राफ के कोई जैसे वाई एक्सिस पे प्राइस था और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड था, नो, इसीलिए मैंने लिखा है मूवमेंट अलोंग द कर्व। वो उसी पे कम ज्यादा होगा लेकिन शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स थे, सेटरस पैरिबस जो मैंने बताया था, जो इंपैक्ट कर सकता है एक कंज्यूमर के डिमांड को, दैट इज इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, साइज ऑफ मार्केट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इनके वजह से क्या होगा? जब भी आप इनको पढ़ोगे तो ग्राफ आपका क्या होगा? सेटरस पैरिबस बोलते हैं इसको, चेंज होगा। अगर ये इंपैक्ट डाल रहा है क्वांटिटी डिमांड पे ये सारा चीज, तो चेंज होगा। हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कोई इंस्टीट्यूट तुमको नहीं पढ़ाएगा ऐसे। इज इट क्लियर? नो इंस्टीट्यूट विल टीच यू लाइक दिस। सब बस डिटर्मिनेंट में बोल देंगे ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं बताऊंगा। इतना समझ में आ गया कि प्राइस और प्राइस को छोड़ के, क्योंकि प्राइस ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी जो डिटर्मिनेंट फैक्टर्स होंगे, इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारे की वजह से ग्राफ शिफ्ट करेगा। इतनी बातें समझ में गया। और ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। नाउ डिमांड ऑफ एनी गुड। डिमांड अगर आप कोई गुड को कर रहे हो और वाई एक्सिस पे, अब क्योंकि ऑब्वियसली कन्वेंशन तो हम हमेशा प्राइस ही लेंगे, ये तो नॉलेजेबल है। अब ये तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, लेकिन ये जो सारा फैक्टर्स है, इनकम, सब्स्टिट्यूट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मार्केट साइज, जो भी मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया, वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालेगा लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में प्राइस पे ऐसा इंपैक्ट डालेगा कि ग्राफ आगे पीछे होगा। अब ग्राफ जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ था, पहला बात है डिमांड एंड प्राइस का कैसा ग्राफ था, ये आपको हमेशा याद रखना है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, जीरो से क्यों नहीं आएगा, इसका भी मैंने रीजन बता दिया। और ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है प्राइस। इकोनॉमिक्स में उल्टा कन्वेंशंस लेते हैं। ठीक है। सो अगर प्राइस में चेंजेस आता है, ठीक है, प्राइस की वजह से, अपने खुद की वजह से या क्वांटिटी डिमांड की वजह से, तो ग्राफ ऊपर नीचे होगा, बस शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन इनकम की वजह से, मार्केट साइज की वजह से, कोई भी जो अदर फैक्टर्स थे, जो अदर डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, उनके वजह से चेंजेस आएगा तो ग्राफ विल शिफ्ट। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक करके वी विल स्टार्ट पढ़ना। ठीक है। Now we are seeing determinants of demand. We are seeing determinants of demand. If the price of a quantity demand will change, तो इसका क्या होगा? Movement along the demand curve. Keep a variable constant. जो एक वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है, तो उसको हम कांस्टेंट मान के, प्राइस में चेंज हो जा रहा है तो मूवमेंट along the demand curve.
अब हम सेकेंड फैक्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनकम कैसा इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा प्राइस पे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज हैव अ कंसंट्रेशन नाउ। एज इनकम इंक्रीजेस, इफ योर इनकम विल इंक्रीज, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अभी नॉर्मल सोचो, तुम्हारी मैं तनख्वाह बढ़ा दूं तो डिमांड एज एन कंज्यूमर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? यस, इट विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? बट इसमें भी कंडीशन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कोई गुड कर रहे हो, गुड परचेस करोगे ना, आप क्या डिमांड करोगे भाई, क्या कंज्यूम करोगे, कोई गुड ही करोगे। अब ये गुड बहुत वेराइटी, बहुत टाइप्स ऑफ गुड्स होता है, आप जो ये डिमांड कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका गुड का डिमांड, यही सब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बढ़ेगा ही क्वांटिटी डिमांड, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड, अब वही पढ़ेंगे हम। अब इनकम जो फैक्टर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेमन लैंग्वेज में आप यही बोलते हैं कि ये सर इनकम बढ़ेगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा है तो हम ज्यादा, लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट विल इंक्रीज। अब देखो, सपोज करो यू वेंट टू अ नाइकी शॉप, ठीक है, नाइकी शॉप पे आप गए, आपका इनकम बढ़ गया, पहले सागर को 1 लाख रुपी सैलरी थी, अब 2 लाख रुपी सैलरी आई है, तो पहले सागर के पास 1 पेयर ऑफ नाइकी शूज था, एज उसका इनकम बढ़ा तो उसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं नाइकी शूज का, शूज का, एज उसका इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं नाइकी शूज का, बताओ बताओ, सभी आंसर करो। पहले सागर का इनकम जो भी था उसके हिसाब से उसके पास एक नाइकी शूज थे, ठीक है, अब उसका जब इनकम बढ़ा तो वो कितने नाइकी शूज खरीदेगा, वो उसका इनकम, प्राइस नहीं बोल रहा हूं मैं बढ़ा, नाइकी शूज के प्राइस नहीं बढ़े हैं, सागर का खुद का इनकम बढ़ा है, कंफ्यूज मत हो जाना। सागर का वो सेम प्राइस पे, पहले उसके पास 2 पेयर ऑफ नाइकी शूज थे, सेम प्राइस पे जब उसका इनकम बढ़ा तो अब वो 4 पेयर रखने लगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सेम प्राइस पे 1 मोर पेयर उठा के ले आया, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ी है, ठीक है, समझ में आया? तो ग्राफ क्या हुआ, सेम प्राइस पे शिफ्ट कर गया, किया कि नहीं, क्योंकि पहले इसी, मान लो ये प्राइस 10,000 था तो सागर ने एक 2 पेयर ऑफ नाइकी शूज रखे थे, अब सेम नाइकी शूज के 10,000, अब उसका इनकम पहले इस पॉइंट पे 1 लाख का इनकम था, इनकम प्राइस नहीं, मतलब नाइकी शूज का प्राइस 10,000 था, उसका 1 लाख का इनकम था, अब उसका इनकम 2 लाख का हो गया, तो सेम प्राइस पे वो 4 पेयर रख सकता है, क्योंकि अब उसका इनकम डबल हो गया। तो जब इनकम बढ़ता है तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 2 से क्या हो गया, 4 बढ़ जाता है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? लेकिन ये क्वांटिटी डिमांड किस चीज का है, नाइकी शूज का। अब ग्राफ किस साइड शिफ्ट किया, ग्राफ किस साइड शिफ्ट किया, आउटवर्ड शिफ्ट किया कि अंदर आया ग्राफ, सेम प्राइस पे सागर जो क्वांटिटी डिमांड उसका बढ़ गया क्योंकि उसका इनकम बढ़ा, ठीक है, इनकम बढ़ा, तो ग्राफ की आउटवर्ड, ये याद रखना है आपको, हमेशा राइटवर्ड्स बोलो या आउटवर्ड, ठीक है, समझ में आ गया? अब सेकंड चीज देखो, पहले, अब सेकंड सिनेरियो, ये ए सिनेरियो था, तो क्या था, फॉर डिमांड ऑफ शूज नाइकी एज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइस सेम है, प्राइस तो सेम ही है ना भाई, पहले भी 10,000 था अभी भी 10,000 है, लेकिन वो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दे क्योंकि उसका पैसा, उसका तनख्वाह बढ़ गया, तो सेम प्राइस पे वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि उसकी ब्रांड है भाई, नाइकी है, उसका शूज उसको अच्छा लगेगा। बट सेम चीज हम अनब्रांडेड शूज के लिए कह सकते हैं क्या? अगर सपोज करो आज सागर आरबीआई का, अब देखो भाई यहाँ पर ना थोड़ा अपना ह्यूमैनिटी को साइड से हटाना, नहीं सर मैं उसको करता हूँ, मैं गरीब लोगों को मदद करता हूँ, मैं तब भी वही पहनता था आज भी वही पहनूंगा, इकोनॉमिक्स टर्म में सोचना, ठीक है, रोड साइड अनब्रांडेड शूज, अपनी मोरल चीज को थोड़ा बाहर रख के सोचना, आपकी इनकम बढ़ेगी, पहले आप सपोज करो आप एक पेयर ऑफ, आप पहले सेम प्राइस पे 3 पेयर ऑफ रखते थे, ठीक है, रोड साइड का जो 450-500 रुपए का बचपन में हम सब खरीदते हैं, राइट, तो वो खरीदते थे, जब आज जैसे मैं एयरपोर्ट का एम्प्लॉय हूँ तो क्या मैं रोड साइड का क्वांटिटी रखता हूँ क्या उसी सेम प्राइस पे, आज भी वो 450 का ही मिल रहा है, पर मेरी पहले मेरी इनकम मेरे पापा की पॉकेट मनी थी 200-300 रुपए, आज मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ,
तो जैसे मेरी इनकम बढ़ी, क्या मैं रोड साइड की ब्रांडेड शूज खरीद रहा हूँ क्या? रोड साइड की ब्रांडेड शूज खरीद रहा हूँ क्या? नहीं। पहले शायद मेरी 4-5 पेयर रोड साइड की ब्रांडेड शूज थी, बट जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी, मैंने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया। आज भी उसकी, कल भी प्राइस 450 थी, आज भी प्राइस 450 है, लेकिन मैंने उसकी डिमांड को कम कर दिया। इसीलिए कभी ये मिसकंसेप्शन पे मत रहना कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ में आया? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड। इसीलिए ग्राफ क्या हुआ, पहले मेरे पास 3 था, अब मेरे पास 1 है, क्योंकि ये अब ग्राफ क्या हुआ, आउटवर्ड शिफ्ट किया कि इनवर्ड शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट किया कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया? इट इनवर्ड शिफ्ट किया या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। एट सेम प्राइस मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई, तो हम रोड साइड की चीजों पे नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका प्राइस इनकम बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है, तो डिमांड फॉर ये नाइकी वाले शूज को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, ये बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? अगर आपका अगर आपका इनकम बढ़ता है, तो अनब्रांडेड शूज को बोलते हैं इंफीरियर, खराब, मतलब एक वर्ड है यार, इकोनॉमिक्स है, मोरली मैं नहीं बोल रहा। इंफीरियर गुड्स घट जाता है खरीदने का। विथ राइज इन इनकम, डिमांड्स फॉर इंफीरियर गुड्स, जो कि रोड साइड ब्रांडेड शूज थे, इट विल डिक्रीज डिमांड, क्वांटिटी डिमांड विद डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, क्योंकि आपका इनकम बढ़ रहा है, दोनों में इनकम बढ़ रहा है, दोनों कंडीशन में इनकम बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्मल गुड्स आप ज्यादा खरीदोगे, with the same price you will buy, with the same price you will buy normal goods ज्यादा with increase in income, but with the same price you will don't you will not buy inferior goods, you will decrease the quantity as your income will increase। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ना इनकम, ये इनडायरेक्ट वे में क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट किया। विद समझ में आया? लेकिन उसमें भी टाइप ऑफ गुड पे, नॉर्मल गुड पे बढ़ेगा, इंफीरियर गुड पे घटेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्ट ये पढ़ाते हैं, इससे कुछ समझ में आएगा? मैं बोल दूं कि नॉर्मल गुड, आपकी इनकम बढ़ेगी सर, तो नॉर्मल गुड आप ज्यादा खरीदोगे, डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आप केस लेके नहीं पढ़ोगे ना, केस स्टडी लेके, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। विथ इंक्रीज इन इनकम, इंफीरियर गुड घट जाएगा। मतलब सर इंफीरियर गुड है क्या? कुछ केसेस लेको बताओगे तब ना समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको क्वांटिटी डिमांड पढ़ना है, डिमांड पढ़ना है। प्राइस के साथ तो देख लिए, प्राइस घटेगा बढ़ेगा, तो वो हम आइसक्रीम वाला एग्जांपल देख लिए, जितना प्राइस घटेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। अब इनकम के हिसाब से भी गुड पे डिपेंड करता है कि कैसा गुड आप यूज कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल गुड कर रहे हो तो इट विल इंक्रीज, अगर आप इंफीरियर गुड कर रहे हो तो इट विल डिक्रीज। समझ में आया क्या? क्वांटिटी डिमांड। आगे बढ़े, समझ में आ गया? आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। नाउ प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब अदर गुड्स पे आते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा रहे हैं अभी, उसमें इनकम के हिसाब से समझना है। ठीक है, अब अदर गुड्स के हिसाब से, ये थर्ड चीज है, ये थर्ड फैक्टर है। अभी इनकम पढ़ लिए बेटा, इनकम पढ़ लिए ना, इनकम पढ़, एक तो प्राइस अपना, एक तो प्राइस खुद, ठीक है, दूसरा इनकम पढ़ लिए। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड्स के हिसाब से मार्केट का डिमांड क्या होता है, यहाँ प्राइस नहीं है, अदर गुड्स का प्राइस के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, अदर गुड्स में दो टाइप का होता है, अदर प्रोडक्ट्स बोलो या अदर गुड्स बोलो। ठीक है, दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड होता है मतलब कोक है, पेप्सी है, थम्स अप है, ये सारा एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर आपको कोक अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं सारा ब्लैक वाला ड्रिंक का बात कर रहा हूँ, माउंटेन ड्यू मत बोल देना कोई। कोक का सब्स्टिट्यूट पेप्सी हो सकता है, वो भी काला है। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट थम्स अप हो सकता है, इट इज आल्सो ब्लैक। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर लाइक दिस, goods that are the replacement of one another, that is the meaning of substitute good। complement goods क्या होता है? complement good होता है goods that are consumed together। जैसे जैसे बताओ, बैडमिंटन में, बैडमिंटन का एग्जांपल लेते हैं, तो रैकेट और शटल कॉक्स, बिना उसके तो खेल नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब शटल रैकेट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ब्रेड और बटर, मिल्क और कॉफी, ठीक है, किंडल्स एंड ई बुक्स, टी एंड कॉफी नहीं होगा,
ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। मिल्क एंड कॉफी, ब्रेड एंड बटर, किंडल्स एंड ई बुक्स। किंडल्स आपको पता होगा, किंडल्स ऑनलाइन बुक पढ़ने के लिए होता है। आजकल बहुत लोगों को टैब पे पढ़ने का शौक है, उसके हिसाब से ई बुक्स आता है, ऑनलाइन ई बुक्स को ही परचेस किया जाता है। ठीक है, तो अब पहले हम सब्स्टिट्यूट उसके हिसाब से प्राइस को देखेंगे। सब्स्टिट्यूट अदर गुड्स में दो कैटेगरी है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। ये थर्ड फैक्टर है जो इंपैक्ट कर सकता है प्राइस को या क्वांटिटी डिमांड को। ठीक है, अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड के हिसाब से क्या होता है। इसका एग्जांपल समझते कोक एंड पेप्सी का। अगर सपोज करो सब्स्टिट्यूट, सपोज करो डिमांड फॉर कोक, हम कोक का डिमांड करने गए मार्केट में, हम मुझे यश को कोक खरीदना है। ठीक है, अर्लियर जो कोक का प्राइस था पहले वो 100 रुपया लीटर था, और पेप्सी का भी प्राइस उसके सब्स्टिट्यूट का, कोक का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, पेप्सी, रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर, तो 100 रुपीज लीटर था। अब मैं जब गया खरीदने, कैसे मैं कोक खरीदूंगा वो समझना, डिमांड फॉर कोक कैसे बढ़ेगा। जो सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो अब 200 रुपया लीटर हो गया। तो अब बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड, अगर सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो जो हम प्रोडक्ट डिमांड करें तो वो खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे कम कर देंगे। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गया, जैसे हम कोक के लिए गए तो कोक 100 ही रुपये लीटर, लेकिन जो पेप्सी है, मेरा मन था कोक पेप्सी में कुछ खरीदने का, दोनों 100 रुपये लीटर था पहले सब्स्टिट्यूट उसका, लेकिन अचानक से पेप्सी का दाम बढ़ गया। तो अगर उसके किसी भी गुड का सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ता है, तो उस गुड का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, उस गुड का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा, यस। तो डिमांड फॉर कोक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसी तरह अगर सपोज करो उल्टा भी सोचो कि अगर पेप्सी का डिमांड 50 रुपया लीटर हो जाता, घट जाता, तो इस कोक का डिमांड अब क्या होता मार्केट पे, कम होता कि बढ़ जाता, डिमांड ऑफ गुड डिक्रीज कर जाता। अब कोक का उतना डिमांड नहीं होता, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंपैक्ट डालता है कि नहीं, डिमांड ऑफ गुड, जो गुड खरीदने हम जा रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंपैक्ट डालता है कि नहीं, इनडायरेक्ट वे में प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंपैक्ट डालता है कि नहीं, जो हम खरीदने जा रहे हैं गुड उस पे। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड ज्यादा हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, उस गुड का ज्यादा हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया तो उस गुड का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, ध्यान से देखो यहीं पर लिखे हुए हैं। तो क्या होगा, अगर पहले, अब ये सिनेरियो लेते हैं जब सब्स्टिट्यूट ड्यूट का, यहाँ प्राइस ऑफ कोक लिए हुए हैं, ठीक है, तो कोक पहले हम अर्लियर सेम प्राइस पे 100 रुपया लीटर पे एक कोक लेके आ रहे थे, जैसे उसका सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया, ठीक है, सेम प्राइस पे अब हम ज्यादा लेके आएंगे, राइट, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट का दाम मिल गया, तो एक टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस होता है कि अरे अब तो पेप्सी, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमको सस्ता लगेगा, अरे पेप्सी का दाम अब 200 रुपया लीटर हो गया, तो कोक तो 100 ही रुपया, चलो अब इस बार एक की जगह दो कोक लेता, डिमांड बढ़ जाता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ब्रेन होता है, अरे पहले तो दोनों 100 रुपया में मिलता था, अब पेप्सी 200 रुपया चला गया, चलो इस बार एक नहीं 2 लीटर ले लेते हैं। इज इट क्लियर, उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस जैसे बढ़ा उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है सेम प्राइस पे। समझ में आया मेरी बात, ये साइकोलॉजिकली होता है, ये मार्केट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो एज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पेप्सी इंक्रीज, डिमांड फॉर कोक इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है कि एज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल डिक्रीज, तो उस अगर डिक्रीज किया तो लोग उस सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ भागेंगे, तो उस गुड का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइस ऑफ कोक क्या था, दोनों के सिनेरियो में सेम ही था, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ने से कोक का डिमांड बढ़ गया, उसका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि पहले दोनों सेम था, तो लोग सोच रहे थे क्या करें, कोक ले लेते हैं, पेप्सी ले लेते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन जैसे पेप्सी का दाम बढ़ा, 200 रुपए लीटर हुए, तो लोग सोचने को, अरे 200 लीटर, तुम यही देखो ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, बिग बिलियन डे का ही एग्जाम्पल लो ना, आईफोन हम लोग खरीदने जाते हैं, मैं आगे एग्जाम्पल लिया हुआ भी हूँ, थोड़ा सा ही चेंज होता है आईफोन का प्राइस। ठीक है, ठीक है, तो लोग कैसे पगलाने लगते हैं, तो ये सब तुम समझो, वो तो सेम प्रोडक्ट पे मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट पे भी होता है, तो लोग, तुम देखना उसके हिसाब से फिर सैमसंग वैमसंग सब अपना रेट गिराने लगता है,
तो ये चीज बहुत होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे बहुत डिपेंड करता है तुम जो परचेस करने जा रहे हो, परचेसिंग पावर ऑफ दैट गुड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड ऑब्वियसली, कि अगर सब्स्टिट्यूट का, अब यहाँ ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो उस गुड का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा तो उस गुड का डिमांड घट जाएगा। इतनी सिंपल सी बात। तो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग था तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और अगर घटेगा वाइस वर्सा तो अंदर आया था। मैं अंदर वाला नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ एग्जांपल बस बढ़ने का लेके पढ़ा हूँ। ठीक है, अंदर का खुद सोच लेना। ठीक है, अब चलो कॉम्प्लीमेंट गुड्स पे आते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि मैं किंडल का एग्जांपल लिया हूँ। अर्लियर जो किंडल है एक टैब टाइप का होता है और ई बुक होता है, उसमें परचेस करना पड़ता है अंदर से। किंडल में अंदर जैसे नहीं होता कि जैसे कि सपोज करो आजकल क्या हो गया है कि हम लोग मोबाइल फोन खरीदते तो पहले सब कुछ फ्री मिलता था, बट अब क्या हो गया कि हम लोग को कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो, जीमेल भी अपना सब्सक्रिप्शन लेने बोलता है। तो उस मोबाइल के अंदर भी बहुत सारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, प्राइवेसी। तो इसी तरह किंडल आप खरीदोगे बुक खरीदने के लिए, लेकिन किंडल के साथ भी आपको ई बुक परचेस करना होता है अलग अलग से उसके अंदर पढ़ने के लिए। तो सपोज करो अगर इतनी बात समझ गए हो, पहले जो किंडल का प्राइस था वो 5,000 रुपया था, तो डिमांड फॉर ई बुक क्या होगा? नॉर्मल मतलब ये सिनेरियो नहीं, कंपैरिजन करेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो अब कंपेयर करते हैं, पहले किंडल का प्राइस 5,000 था तो डिमांड फॉर ई बुक जो भी था। अब क्या है, किंडल का प्राइस 1,000 हो गया तो डिमांड फॉर ई बुक क्या हो जाएगा? डिमांड फॉर ई बुक क्या हो जाएगा? खुद सोच के देखो। मोर। ठीक है, अप और डाउन? इट विल बी अप। इज इट क्लियर? अगर किंडल का दाम कम हुआ तो लोग और ई बुक उसके अंदर का परचेस करेंगे। समझ में आया? पढ़ने के लिए। सो सिमिलरली एज प्राइस ऑफ ई बुक हम रखे हैं यहाँ। ठीक है, एज प्राइस ऑफ किंडल कम हुआ, एज प्राइस ऑफ किंडल कम हुआ, ई बुक का जो डिमांड है वो बढ़ गया। यहां हम रखे थे प्राइस ऑफ ई बुक और यहां हम रखे थे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फॉर ई बुक, जो ई बुक है। तो किंडल का अगर पहले प्राइस 5,000 था तो ई बुक हम ई बुक जो है हम सपोज करो ई बुक था 200 रुपया का। ठीक है, तो एक ही ई बुक खरीद रहे थे, 200 रुपया का एक ही ई बुक खरीद रहे थे। जैसे किंडल का दाम हुआ 1,000 रुपए, जैसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज हुआ, तो अभी भी ई बुक का दाम 200 ही रुपया है, लेकिन अब डिमांड हम एक के जगह क्या कर दिए, 4। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर जैसे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज होता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज हुआ, तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड, मतलब उसके उसके उसका जो कॉम्प्लीमेंट गुड था उसका डिमांड बढ़ जाता है एट सेम प्राइस। ये मत कभी भूलना, एट सेम प्राइस। पहले भी ई बुक का दाम 200 रुपया था, आज भी ई बुक का दाम 200 रुपया है। प्राइस किसका घटा है? उसके कॉम्प्लीमेंट गुड का, सब्स्टिट्यूट का। 5,000 से 1,000 हुआ, लेकिन ई बुक का डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। ई बुक का डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। एज द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड डिक्रीज, डिमांड फॉर ई बुक, उसके जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ई बुक था उसका डिमांड बढ़ गया एट सेम प्राइस। इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड में क्या था? एज द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, डिमांड फॉर दैट गुड डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीज। इसी तरह इसमें क्या? एज द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड डिक्रीज, यहां इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज, डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीज। इसके केस में इंक्रीज हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हुआ प्राइस, तो डिमांड फॉर दैट गुड जिसको परचेस करना था सब्स्टिट्यूट गुड को, वो इंक्रीज हो गया। इसमें कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड फॉर दैट गुड डिक्रीज हो जाएगा, यहां इंक्रीज नहीं होगा। ये याद ध्यान रखना। समझ में आया? समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में आपको यह ध्यान रखना है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तभी डिमांड इंक्रीज होगा। आप किंडल किसी भी एक एग्जांपल, किसी भी एक केस स्टडी को याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करता है, जो ब्रेड एंड बटर। अगर सपोज करो मार्केट में ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, पहले ब्रेड का प्राइस थिंक
कभी केसेस लेके समझना, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। पहले ब्रेड का प्राइस था 20, अब है ब्रेड का प्राइस 50। तो उसका जो अब हम ग्राफ बना रहे हैं बटर और उसके क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है, बटर के प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। सो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ये ब्रेड है और हम बटर का बनाए हैं और ये ब्रेड है, जैसे प्राइस बढ़ गया तो क्या क्वांटिटी डिमांड बटर का बढ़ेगा कि घटेगा? बटर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, प्राइस बढ़ गया, तुम बताओ, डिक्रीज कर जाएगा। खुद सोच के देखो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसका अल्टरनेटिव खरीद लेंगे हम, तो वो डिमांड बढ़ाता है कॉम्प्लीमेंट्री को बढ़ने से। बट इस चीज में डिमांड घट जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इज इट क्लियर? तो आप याद रखना, कुछ भी सिनेरियो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो, सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो, तब आप कभी भी ग्राफ में नहीं करोगे। विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, with increase in price of a substitute good, demand for that good increases at the same price। और वही क्या बोलेंगे, with the increase of the price of a complementary good, demand for that good will decrease। यहां मैंने तुम्हें रिवर्स करके समझा दिया कि अगर किंडल का प्राइस कम हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादा होगा तो उसका डिमांड, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो वो गुड का डिमांड कम हो जाएगा एट द सेम प्राइस। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आया? बहुत स्ट्रेस लगा के पढ़ाया हूं। सो ये तीन सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए। बहुत मजा आएगा इस क्लास में, मैं सच बता रहा हूँ। प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्लियर हो गए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्लियर हो गए, प्रोडक्ट्स। ये तीन फैक्टर, पहला प्राइस क्लियर होगा, बस प्राइस में क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व। इनकम में क्या होगा, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड। एज द इनकम विल इंक्रीज you will demand more normal goods, as the income will increase you will demand less inferior goods। price of other good में दो आता है, complementary good, substitute good। substitute good में क्या है कि as the price of a substitute good increase, quantity demanded for that good will increase। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, एज द प्राइस फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड विल डिक्रीज। ठीक है, एग्जांपल सोच लेना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। आई होप ये क्वेश्चन बनाओ, तो आंसर दिया हुआ है बट ये क्वेश्चन ट्राई करो। समझ में आया? इज इट क्लियर? मैंने आंसर दे दिया बट तुमको अब ये समझ में आ रहा होगा, ये यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का। ठीक है, मैं ये तुम्हें सोच के नहीं पढ़ा रहा कि तुम यूपीएससी पढ़ रहे हो कि आरबीआई पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स हर जगह सेम होता है, कभी ये मत सोचो कि यूपीएससी टफ है, ये टफ है। अगर अच्छा कंसेप्ट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मैं 2 घंटा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इफ एनीवन वांट्स टू लीव दे कैन लीव, बट आई विल कंप्लीट इट इन विद इन 2 hours बिकॉज इट्स because we are providing free course for PFRDA lectures. Now we have this taste and preference. Other factor what I am trying to teach you, that is taste and preferences. What does this taste and preferences means? What does this taste and preferences means? Suppose टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है मतलब किसी सेलिब्रिटी का, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रीजनल डिमांड फॉर रेड शर्ट, अगर विराट कोहली आ जाए, वेयरिंग रेड शर्ट इज वेरी कूल, तो अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड ऑफ दैट शर्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर विराट कोहली एक सेलिब्रिटी है, वो रेड शर्ट को बोल दे रहा है कि बहुत कूल है, तो इट विल इंक्रीज। सो एट द सेम प्राइस, पहले वो रेड शर्ट का 250 प्राइस था, तो अगर क्वांटिटी डिमांड 2 था, तो अब विराट कोहली आके बोल दिया तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, 4। बिकॉज व्हाट, इसीलिए सेलिब्रिटी ना एंडोर्समेंट करते हैं। समझ में आया? एज द या बड़े बड़े जो कंपनीज होती है लाइक बॉस्टन, बीसीजी, ये सब जो कंपनीज, अर्नस्ट एंड, ये सारे इतने बड़े बड़े बस गुड्स को कैसे एंडोर्समेंट के लिए इसको भी बुलाते हैं, जस्ट टू राइट श्योर कि उनकी कैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़े। ठीक है, कंसल्टिंग फर्म जो होते हैं इसी चीज पर क्या करते हैं, आगे भी मैं बताऊंगा। Will people buy more red shirts? Yes.
ठीक है। अब जब सेम प्राइस पे ज्यादा गुड्स खरीदेंगे तो ग्राफ विल शिफ्ट आउटवर्ड। समझ में आया? समझ में आया? सो अगर कोई सेलिब्रिटी बोल दे, उल्टा भी हो सकता है कि ये जो रेड शर्ट है ये तो लेम है, तो उस रेड शर्ट का प्राइस क्या, सेम प्राइस पे क्या हो जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। सेम प्राइस पे क्या होगा, बोले अब वो बोल रहा है कि ये लेम है, इट इज नॉट कूल, इट इज लेम। विराट कोहली बोल दे पहनना रेड शर्ट को इज लेम, तो ये ग्राफ अंदर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, सेलिब्रिटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी मार्केट का जो डिमांड है वो बहुत, कंज्यूमर का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिपेंड करता है। इसे समझ में आया? तो वही मैंने लिखा है कि अगर विराट कोहली इसको कूल बोल दिया रेड शर्ट को, तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर। इज इट क्लियर? नाउ देखो यही चीज लिखा हुआ है कि फेवरेबल चेंजेस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स एन आइटम, मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी बताया हूं, अगर उसी चीज को वो कूल की जगह लेम बोल देता तो अंदर चला जाता डिमांड। ठीक है, एट द सेम प्राइस। नाउ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो, ये बहुत बार हम लोग के साथ हुआ भी होगा, अगर आज एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, तो क्वांटिटी और प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। अगर मान लो हमें पता चला एक वीक बाद, क्योंकि वी थिंक लाइक कंज्यूमर, डिमांड जब भी आप पढ़ा रहा हूं मैं, उसकी फैक्टर्स पढ़ा रहा हूं, ये 5वां फैक्टर है। ठीक है, तो हमेशा थिंक लाइक कंज्यूमर। आज आपको पता है कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, एक वीक बाद गवर्नमेंट बोल रहा है कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा, एट प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगा, हर लोग क्या करेंगे, सारे लोग जाके पेट्रोल पंप पे बैठ जाएंगे। एवरीवन विल गो एंड सिट इनटू द पेट्रोल पंप, बोलेगा अरे भाई 100 एक वीक बाद 10 रुपया प्राइस बढ़ जाएगा। थिंक लाइक अ कंज्यूमर, थिंक लाइक अ कॉमन पीपल। तो वो लोग आज ही जाके उसके डिमांड को बढ़ा देंगे। तो अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस बढ़ता है, मान लो यही एग्जांपल लिखा है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ प्राइसेस ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज 10 रुपीज पर लीटर। मान लो आज 90 है तो कल 100 हो गया, तो पर्सन टुडे विल स्टार्ट फुलफिलिंग द टैंक। हो जाएगा ना? सो अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस इंक्रीज करता है, फ्यूचर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, फ्यूचर प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेजेंट में क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ओनली, तो दिस इज द फिफ्थ फैक्टर दैट इज इम्पैक्टिंग द डिमांड कर्व। पहला फैक्टर क्या था, प्राइस। दूसरा क्या था, इनकम। इनकम में भी दो पार्ट था, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड। तीसरा क्या था, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसके हिसाब से भी, मतलब अदर गुड में क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। याद रखना है आपको सब चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार। चौथा, स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, विराट कोहली का एग्जांपल याद रखोगे, याद रहेगा। फिफ्थ, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। पेट्रोल का एग्जांपल याद रखना, अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है तो एट प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई तुमको आगे समझ में आएगा जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो। और इन्फ्लेशन वगैरह, जीडीपी इतना आसान हो जाएगा ना इससे कि रटना नहीं पड़ेगा। नाउ साइज ऑफ मार्केट, ये भी एक फैक्टर है जो इंपैक्ट करता है साइज ऑफ मार्केट। सपोज करो टुडे, नंबर ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट से सोचना है। टुडे देयर आर 10K कार्स इन इंडिया। आज 10,000 कार्स है सपोज टाटा कंपनी के। आफ्टर 6 months देयर आर 20K कार्स इन इंडिया। व्हाट हैपेंस टू द डिमांड ऑफ पेट्रोल? अगर साइज ऑफ मार्केट बढ़ता है, मार्केट का, मान लो मैंने ऑटोमोबाइल मार्केट ले लिया। ऑटोमोबाइल मार्केट आज इंडिया के पास 10,000 कार है, कुछ टाइम के बाद 20,000 कार हो जाएगा, तो पेट्रोल के मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? इस पेट्रोल का मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा? पेट्रोल का मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसीलिए साइज ऑफ मार्केट भी बहुत डिपेंड करता है एक दूसरे से। अगर वही 10,000 की जगह 5,000 कार ही इंडिया के पास रहता तो पेट्रोल का जो मार्केट है वो कम हो जाता, इसलिए वाइस वर्सा लिख रखा है। तो एज द साइज ऑफ अ मार्केट विल इंक्रीज, तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स, गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर मार्केट का साइज, आपने इसलिए देखा ना, हमेशा इकोनॉमिक्स में कोशिश किया जाता है मार्केट को बढ़ाने का, मार्केट को बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि उससे डिमांड बढ़ता है। कंज्यूमर के पॉइंट से सोचो, उससे डिमांड बढ़ेगा। अगर मार्केट का साइज ही कम होगा, हाँ यस, सोच सकते हो इस तरह, डिमांड बढ़ जाएगा तो वो सब मैं आगे बताऊंगा, इन्फ्लेशन वगैरह में तुमको समझ में आएगा। डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो मार्केट का पेट्रोल भी ज्यादा बिक्री होगा, तो शायद पेट्रोल का दाम भी कम हो, क्योंकि अर्निंग ज्यादा होगा, उनको प्रॉफिट होगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, लेकिन साइज ऑफ मार्केट डिमांड पे कैसे इंपैक्ट करता है? डायरेक्ट कर रहा है।
कि अगर डिमांड साइज ऑफ मार्केट बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या ही होगा, पेट्रोल ही होगा ना, उसका उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री बढ़ सकता है, तो पेट्रोल की इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी, वो भी ग्रोथ कर जाएगी, उसकी प्राइस। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मेन चीज मत भूल जाना, लॉ ऑफ डिमांड, एज द डिमांड विल इंक्रीज प्राइस विल डिक्रीज, ये मत भूल जाना, डिमांड का पूरा कंजप्शन ही यही है। ठीक है, तो अगर साइज ऑफ मार्केट बढ़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस डिक्रीज ही कर रहा होगा ना एज। तो अगर मार्केट का साइज बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस उस गुड का कम हो रहा है, पेट्रोल का। समझ में आया? ये कॉमन, ये ग्राफ से ही समझ में आ रहा है। देखो ग्राफ कभी भी लाई नहीं करता, ग्राफ कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हारी थ्योरी की कंसेप्ट तुमसे झूठ बोल सकती है, ग्राफ झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजें। नाउ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे सपोज करो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये एक फैक्टर होता है। एग्जाम्पल, चेंज इन सीजन, वेदर या नेचुरल डिजास्टर, इस टाइप का कोई चीज आ गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका डिमांड इंपैक्ट करता है कि नहीं? यस, इट ऑल्सो इम्पैक्टेड। लाइक सपोज करो आइसक्रीम का जो डिमांड मैंने बताया था 5 लोगों का एग्जांपल लेके, समर सीजन में उसकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? तो से स्पेशल सर्कमस्टेंस का मतलब हुआ नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीज समझ लो, सीजन, ये सब के हिसाब से भी डिमांड बढ़ती घटती है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्राइस। ठीक है, नाउ अब देखो, सब समझ में आने लगेगा, अभी तुम वेट तो करो, सब समझ में आने लगेगा, अभी वेट करो, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंडेबल इजीली। अब देखो थोड़ा हम लोग ये सातों डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो गए, ये फैक्ट, ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड पे इंपैक्ट डालेंगे, ये 7 डिटर्मिनेंट्स, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 7 डिटर्मिनेंट्स जो मैंने, ये आपको अब यही एक पेज आपको दिमाग में रखना है, इसको बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा, इसको घटाने से क्या असर पड़ेगा। ये 7, प्राइस इनकम, ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, समझ में आया? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, साइज ऑफ मार्केट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप सेबी पीएफआरडीए ये सब कभी दोगे तो ये चैप्टर्स आता है, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब थोड़ा बिजनेस इकोनॉमिक्स हुआ। नाउ थोड़ा हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, राइट? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना गुड्स के समझे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को बेहतर वे में नहीं समझ सकते। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया है अभी, इनकम के हिसाब से पढ़ा दिया है। इनकम के हिसाब से 2 गुड था कि नहीं? नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। एज द एज द प्राइस, एज द इनकम इंक्रीजेस, what will what will happen to the demand of a normal good? बताओ, अगर इनकम बढ़ जाएगा तो what will happen to the demand? What will happen to the demand of inferior normal good? डिमांड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अगर इनकम बढ़ जाएगा तो इट विल इंक्रीज, सो डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। what will happen to the inferior good? as the your income will increase, your income will increase, तो डिमांड विल डिक्रीज। मैंने जैसे एग्जांपल दिया अनब्रांडेड शूज का, याद रखना है आपको, ठीक है? डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ what is relationship with each other? रिलेशनशिप विद, ये सेकंड टाइप ऑफ गुड है, रिलेशनशिप विद ईच अदर, जो मैंने पढ़ा भी दिया है। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड, कैन रिप्लेस कोक एंड पेप्सी, जो एग्जांपल दिया उसको याद रखना। इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड विल इंक्रीज, डिमांड ऑफ दैट गुड विल इंक्रीज। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लाइक ब्रेड एंड बटर, लाइक, ठीक है, समझ में आया? शटल कॉक एंड रैकेट, किंडल्स एंड ई बुक। एज द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड अगर इंक्रीज कर रहा है तो उस गुड का डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। ये आर यूज टूगेदर, कैन रिप्लेस ईच अनदर। थर्ड है अनरिलेटेड गुड्स, नो रिलेशनशिप, जैसे कि मान लो टी एंड रेड शर्ट, तो ये इस टाइप का रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है कि रेड शर्ट के
दाम बढ़ने से टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अनरिलेटेड गुड्स आता है। समझ में आया? तो ये होता है टाइप्स ऑफ गुड्स में अलग 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 चीज का, 3 टाइप का। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड और अनरिलेटेड। अनरिलेटेड गुड को इसलिए मैंने क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के ग्राफ में नहीं पढ़ाया क्योंकि उसका कोई लेना ही देना नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा रेड शर्ट के दाम बढ़ने या घटने से टी पे। समझ में आया? लेकिन आपको जानना चाहिए कि टाइप्स ऑफ गुड में पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, नॉर्मल और इंफीरियर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें पहला है सब्स्टिट्यूट, इस पे असर पड़ता है प्राइस और डिमांड पे, और कॉम्प्लीमेंट पे भी असर पड़ता है प्राइस और डिमांड पे, लेकिन अनरिलेटेड गुड से कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आपको टाइप्स ऑफ गुड में सेकंड पॉइंट में रिलेशनशिप विद ईच अदर में ये जानना चाहिए कि कुछ अनरिलेटेड गुड्स टाइप का भी नाम होता है। इज इट क्लियर? थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व का स्लोप है, मैंने बताया था इसका ग्राफ क्या होगा, क्यू डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है इसलिए मैंने इसको लिखा वाई डिपेंडेंट होता है, आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब माइनस एम, क्योंकि ये स्लोप है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एक्स की जगह क्या होगा, प्राइस, तो पी एक्स प्लस, ये हुआ इक्वेशन इसका। ठीक है, अब इसका स्लोप ये है, तो यही चेंज स्लोप, तो स्लोप ये चेंज होता है ना, स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, वाई में वो चेंजेस है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि मैंने बताया है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में चेंज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में उल्टा ले लिया है, अब वो क्यों लिया है आई डोंट नो, बट डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर, क्योंकि आप मैथ्स में भी देखोगे जो स्लोप होता है, जो एम होता है वो डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। समझ में आया? सो इसमें भी हम उसी तरह लेंगे, जो ये स्लोप है उसमें पहले हम किसको लेंगे, चेंज इन ये क्यू, और फिर चेंज इन प्राइस, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसमें उल्टा इसलिए लिया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ उल्टा क्यों लिया है ये मुझे नहीं पता। इज इट क्लियर? उनका मन होगा ले लिया पढ़ाने के लिए। ठीक है, कन्वेंशन इकोनॉमिक्स में थोड़ा उल्टा लिया, शायद मैथ से थोड़ा सा अलग करना चाह रहे होंगे इसी वजह से। ठीक है, तो आप समझो ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप भी डिमांड कर्व होता है। सपोज करो अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, आप स्लोप के बेसिस पे हमको पढ़ना है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर आप बहुत ज्यादा फीवर में हो, पैरासीटामोल एक टैबलेट है, ठीक है, अगर उसका प्राइस 1 से 100 भी हो जाए तब भी क्या उसका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। Why? Because some goods are of necessary good. तो स्लोप के बेसिस पे क्या बना, नेसेसरी गुड। अगर कोई गुड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ भी गया, अगर वो नेसेसरी है हमारे जीने के लिए, और उसका तो भी उसके क्वांटिटी डिमांड में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्वांटिटी डिमांड शायद तुम कम लो, पहले तुम 3 टाइम पैरासीटामोल खा रहे थे प्राइस बढ़ने से, अब लेकिन तुम 1 टाइम जरूर लोगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या 2 लोगे क्योंकि वो जरूरी है, दिस इज नेसेसरी। तो अब हाँ, लाइक कैंसर, मैं पढ़ाऊंगा आगे, तुम देखते रहो। अब बताओ इस केस में, इन केस ऑफ फीवर, पैरासीटामोल का एग्जांपल ले लिया मैंने, प्राइस P2 से P1 बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड P2 पे क्या था, हम 3 टैबलेट ले रहे थे, लेकिन क्वांटिटी डिमांड एट P1 पे इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हुआ P2 से P1, ये इंक्रीज हुआ। अब इतना नहीं पढ़ाऊंगा, वाई ऊपर ज्यादा तो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब 1 टैबलेट हो गया, लेकिन हम क्वांटिटी डिमांड कम ही चेंज हुआ है, प्राइस मान लो 1 से 100 हुआ है, क्वांटिटी डिमांड 3 से 1 हुआ है, तो देयर इज अ हाई चेंज इन प्राइस और देयर इज अ लो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसका स्लोप में क्या हो जाएगा, सपोज करो एम, क्वांटिटी डिमांड में डेल क्यू ऊपर गया और ये डेल पी होता है, इसमें हाई चेंजेस है। ठीक है, प्राइस में हाई चेंजेस है और इसमें स्मॉल चेंजेस है। तो ग्राफ क्या है, इस ग्राफ क्या है, थोड़ा स्टिपर टाइप का है, स्टिपर टाइप का, ऐसा ज्यादा इंक्लाइंड है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो तुमको कभी कभी ऐसा दे देगा, क्वेश्चंस देता रहता है सब एग्जाम में, ऐसे ग्राफ बना देगा, बोलेगा ये बताओ ये किस टाइप का ग्राफ है, तो तुमको बोलना है नेसेसरी गुड। तुमको कैसे पकड़ोगे नेसेसरी गुड, क्योंकि प्राइस के ज्यादा चेंज होने से भी क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, ड्रास्टिकली चेंज प्राइस पे हुआ है लेकिन क्वांटिटी डिमांड पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। 1 से 100 प्राइस इंक्रीज किया और क्वांटिटी डिमांड 3 से 1 तब भी है, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, नेसेसरी गुड का। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत लेमैन क्वेश्चन है यार, ये पीएफआरडीए से भी वगैरह में,
बट टीचर्स बहुत कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रहे हैं उसको, ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज नेसेसरी गुड ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप? अगर तुम्हारा ग्राफ स्टीपर है, अगर तुम्हारा ग्राफ स्टीपर है, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, डिमांड उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, तो तुम समझ जाना वो एग्जांपल नेसेसरी गुड का है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप तुमको बताना है। आई होप आई एम क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ लार्ज चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? नेसेसरी गुड्स। एग्जांपल में तुम आप सोच सकते हो लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनकी प्राइस कितने भी बढ़ जाए, बिकॉज दे आर नेसेसरी गुड्स, सो क्वांटिटी डिमांड पे उतना चेंज नहीं आएगा। अब सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ स्लोप। ये कैसा एग्जांपल ले सकते हो? इसमें बिग बिलियन डे का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो बिग बिलियन डे में तुम क्या देखते हो? प्राइस में कितना स्लाइटली चेंज होता है। आईफोन 60,000 से 760K से 50K बोलता है हम अपना प्राइस ड्रॉप करेंगे। वी विल ड्रॉप iPhones in big billion days. What they tell? They will tell that from 60K 50K we will drop. लेकिन तुम देखना, अगर यहाँ पर इस समय पे बिग बिलियन डे से पहले अगर 10,000 लोग खरीद रहे थे, तो अभी डिमांड बढ़ जाएगा, 1 लाख लोग कंज्यूम करने लगेंगे इसको। होता है कि नहीं? बस 10,000 प्राइस गिरने से 10,000 से 1 लाख लोग खरीद कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए। सो इसमें हम क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा कम चेंजेस हो रहा है किसमें? प्राइस में बहुत कम चेंजेस हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ड्रास्टिकली चेंज है। मतलब प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस गिरा ना। पहले प्राइस था आईफोन का 60K, अब हुआ 50K। तो 60K पे 10,000 ही लोग थे दो जो डिमांड कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे आईफोन। जैसे बिग बिलियन डे आया, 10,000 प्राइस गिरा, ये ड्रास्टिकली 1 लाख चला गया। होता है कि नहीं होता है ये? अरे मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा मार्केट का डेटा बोल रहा है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसमें ये क्या हुआ कि P2 से P1 में देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज, बट Q1 से Q2 में क्या हो गया? बिग चेंज, ड्रास्टिक चेंज। फॉर एग्जाम्पल इन बिग बिलियन डे प्राइस ऑफ आईफोन चेंज स्लाइटली, ठीक है, सो QD इंक्रीजेस रैपिडली। प्राइस ऑफ आईफोन चेंजेस स्लाइटली। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? आईफोन को किस टाइप का गुड में रखोगे तुम? दिस इज अ आईफोन को किस टाइप के गुड में रखोगे तुम? लग्जरी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लग्जरी गुड। तो अगर तुमको कभी पीएफआरडी अगर मैं ऐसा ग्राफ बोल देना, तो बोलना अरे ये प्राइस, क्योंकि प्राइस वाई एक्सिस में होता है, प्राइस में कम चेंज दिख रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा दिखा, अरे ये पक्का एग्जांपल लग्जरी गुड का होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार डायरेक्ट उनमें। यूपीएससी में तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट किया, सोचा बच्चों को फ्री में पढ़ा दूं। नाउ स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस सडनली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। स्मॉल चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एग्जांपल लग्जरी गुड, एग्जांपल बिग बिलियन डे। समझ में आया? आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नाउ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व टिल नाउ डिमांड कर्व वी हैव सीन इन डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग। अभी तक हम डिमांड कर्व को क्या देख रहे थे? अभी तक हम डिमांड कर्व को क्या देख रहे थे? डाउनवर्ड स्लोपिंग विथ डिक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जा रहा था। ये था ना क्यू डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई प्राइस। समझ में आ रहा है? या क्यू डी एक्स पे रख रहे हैं, अभी कन्वेंशन क्यू लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। माइनस एम पी वाई प्लस सी, वाई में इसको है, ठीक है। तो ये माइनस दिखा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो विद इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, ये अभी तक पढ़े हैं। लेकिन सम ऑफ द गुड्स, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, पहला टाइप ऑफ गुड क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सेकंड गुड क्या पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट और अनरिलेटेड। तीसरा क्या पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। स्लोप में क्या पढ़े? नेसेसरी गुड और लग्जरी गुड। समझ में आया बेटा? नेसेसरी गुड में क्या था कि इवन ड्रास्टिकली चेंज प्राइस होने पे भी क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेसेसरी गुड, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हुई। लग्जरी गुड्स में क्या था कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड इज चेंजिंग ड्रास्टिकली, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लग्जरी गुड। इतना याद रहेगा? 3 बेसिस पे पढ़ लिए टाइप्स ऑफ गुड्स। अब ये डिमांड कर्व में ना, डिमांड कर्व, ये टाइप्स ऑफ गुड्स खत्म हो गया। अब ये जो डिमांड कर्व है ना बेटा, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये 2 साइंटिस्ट थे, वेबलेन
और गिफन गुड्स के बारे में बताने वाले। इसको ध्यान से समझना। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि क्वांटिटी डिमांड पढ़ेंगे, ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर उन्होंने मार्केट को रिसर्च करके ये बताया था कि ये एक्सेप्शनल गुड के नाम से वेबलेन और गिफन, याद रहेगा, वेबलेन और गिफन। ठीक है, इनमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ नहीं है, नेगेटिव ग्राफ नहीं है, इनमें अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। जैसे कि सपोज करो मैं बता रहा हूँ वेबलेन क्या है। वेबलेन गुड्स का मतलब है, थॉर्सन वेबलेन अपने नाम से दिए थे, थ्योरी ऑफ जो भी है लेजर क्लास। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, गुड्स नहीं, लग्जरी गुड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, लग्जरी आइटम्स दैट सर्व्स अ स्टेटस ऑफ सिंबल, फॉर एग्जांपल लुई विटॉन हैंडबैग या तुम रॉयल्स रॉयस, ये सब क्या है, स्टेटस सिंबल है। ठीक है, तो इनके प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है, इनका कहना ये है, घटती नहीं है। इनकी प्राइस बढ़ने से जो स्टेटस सिंबल के लग्जरी आइटम्स, नॉट गुड, लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनकी स्टेटस सिंबल की वजह से उनकी डिमांड बढ़ती है, नॉट घटती है। सर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझाऊंगा तुम्हें, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल समझ लो, मान लो 4 लेडीज है, सारे लेडीज है ना, दे आर द सीईओज ऑफ द कंपनी, 5 दोस्त हैं, पांचों सीईओ ऑफ द कंपनी है, एवरी लेडी इज अर्निंग ₹5 crore पर ईयर, देयर सैलरीज आर वेरी हाई इनकम। मान लो एक के पास एक के पास जो पांचों लड़के, उसमें एक के पास कोच का बैग है, एक के पास माइकल कॉर्ड्स का, एक के पास लुई विटॉन का, एक के पास गुची का, 4 ही दोस्त सपोज कर लो, 4 लेडीज, राइट। एवरीवन इज अर्निंग अबव 5 crore, सबका एनुअल पैकेज है। ठीक है, सो एवरीवन हैज ब्रांडेड बैग्स, मतलब एक के पास लुई विटॉन, माइकल कॉर्ड्स, और सब बैग का जो दाम है वो 50,000 पर के है, पर बैग है। सब बैग का दाम क्या है, 50,000 पर बैग, 50,000 पर बैग, 50,000 पर बैग। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो सडनली क्या होता है, लुई विटॉन का जो बैग है वो 50,000 से ना 2 लाख पर बैग हो गया। द लुई विटॉन बैग हैज इंक्रीज्ड हिज प्राइस ड्रास्टिकली। ठीक है, तो वन ऑफ द सीईओ, जो उसमें से चारों दोस्त में से जो एक लड़की थी, शी buys that 2 lakh bag of now Louis Vuitton and she starts to flaunt, एंड पैसे की कमी तो अभी वो तीनों के पास भी नहीं थी, तो एज एन स्टेटस सिंबल क्या हुआ, वो तीनों भी जाके कंपटीशन हो गया, बिकॉज ही एज अ स्टेटस सिंबल, राइट, दे ऑल्सो गो एंड बाई लुई विटॉन बैग। समझ में आया? तो ये मार्केट का रिसर्च है। तो उनके उनके अकॉर्डिंग ये बहुत सही बात है कि कोई कोई लग्जरी आइटम जो स्टेटस सिंबल शो करते हैं, राइट, उसमें इनएबिलिटी ऑफ हैंडबैग टू बाई लुई विटॉन हैंडबैग वो शो हो रहा था, और वो इंफीरियोरिटी और डेमेरिट, मार्क ऑफ इंफीरियोरिटी और डेमेरिट, बिकॉज ये किसी के कॉम्प्लेक्स ने, जब सबके पास पैसा है तो ये जो अंदर का स्टेटस है इंफीरियोरिटी और डेमेरिट का, उसके वजह से ग्राफ क्या हुआ, घटने की जगह डिमांड लुई विटॉन बैग का बढ़ गया। समझ में आया? लेकिन ये स्टेटस सिंबल के लिए है। समझ में आया? तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये हमेशा नहीं होगा, लग्जरी आइटम पे होगा, लेकिन वहां लोग का कंडीशन था, सारे लोग अमीर थे। ठीक है, सारे लोग के परचेजिंग पावर थे, राइट। सो पहले लुई विटॉन का बैग अगर 50 के था, ठीक है, तो उस समय, अब ये स्टेटस सिंबल, ये इनएबिलिटी टू बाय लुई 2 लाख भी हुआ ना, तो फ्लॉन्ट उसकी दोस्त की, तो उसकी वजह से दिस ग्राफ विल इंक्रीज, नॉट डिक्रीज। इस बार डिमांड डिक्रीज नहीं हो रहा है विद इंक्रीज इन प्राइस, 50K से 2 लाख तक इंक्रीज नहीं हुआ। और ये एग्जांपल हो गया बेटा वेबलेन, जहां स्टेटस सिंबल के बात आ जाती है। तो ये सब बड़े लोगों के स्टडी पे किया गया। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड का वेबलेन गुड्स आता है, जिसमें लग्जरी आइटम्स आते हैं, पर्पस ऑफ परचेज टू मेंटेन स्टेटस, जो मैंने बोला। ठीक है, सच काइंड ऑफ कंजप्शन, ये वर्ड याद रखना अगर कहीं पूछ दे तो, सच टाइप ऑफ कंजप्शन इज कॉल्ड एज कॉस्पिशियस कंजप्शन। Such type of consumption is known as conspicuous consumption. Is it clear? Is it clear? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कैसे ग्राफ इंक्रीज कर गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं हुआ, इंक्रीज क्यों कर गया? स्टेटस ऑफ सिंबल लग्जरी आइटम में होता है, नॉट इन लग्जरी गुड। लग्जरी गुड बिग बिलियन डे के एग्जांपल से याद रखना, राइट। लग्जरी आइटम इज समथिंग डिफरेंट, वो बहुत ही रेयर है। ठीक है, और वो स्टेटस सिंबल है। ठीक है, अब नॉर्मल गुड का क्या था?
इस तरह लॉ लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप नेगेटिव। वेवलेन गुड का क्या हो गया, अपवर्ड स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, लग्जरी आइटम। अब एक और एग्जांपल है गिफन। गिफन गुड भी एक टाइप ऑफ गुड है जो एक्सेप्शनल आता है, जो लॉ ऑफ डिमांड को अपोज करता है, लेकिन ये कोई लग्जरी आइटम का नहीं है, ये नॉर्मल गुड्स को एक अजीब वे में समझाया गया है, मतलब एक केस स्टडी है। ठीक है, तो ये इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल को लेकर समझाया गया, बहुत बड़ी बात है, इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल को लेकर समझाया गया। इंफीरियर गुड्स क्या होता है कि हुज क्वांटिटी डिमांड एज प्राइस, क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज एज द प्राइस विल इंक्रीज। इंफीरियर गुड क्या होता है कि क्वांटिटी बोला गया, ऐसे तो हम लोग देख रहे थे कि इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है, अभी तो ये देख के आए थे, बट लॉ ऑफ डिमांड में तो वो समझ में आया। लेकिन गिफन गुड्स में क्या बोल रहा है कि इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में अगर आपके पास आपका आप प्राइस बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो ये भी ऑब्वियसली ये उल्टा बात कर रहा है, तो इसलिए एक्सेप्शन हो गया लॉ किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। ये किसमें गिवन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट गिफन से। ठीक है, नाउ ये एग्जांपल यूजुअली उन्होंने ये पुअर हाउस होल्ड में, एक लग्जरी सिस्टम में देखा और एक पुअर हाउस होल्ड में देखा। पुअर हाउस होल्ड में सपोज करो उनका बजट है 200 रुपए का, एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। बजट है, उस पूरे घर का बजट है 200 रुपए का। दे नीड टू कंज्यूम 30 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। याद रखना 30 kg फूड ग्रेन्स उनको पर मंथ कंज्यूम करना है, डेटा है, और बजट है उनका घर का 200 रुपया। उनके पास दो ऑप्शन है, व्हीट और बाजरा। समझ में आया, दे हैव टू ऑप्शंस, व्हीट और बाजरा। व्हीट इज ₹3 पर केजी, ये एक नॉर्मल गुड होता है, तो एज द इनकम इंक्रीजेस इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और हम ये जानते हैं बाजरा क्या होता है कि इंफीरियर, खराब क्वालिटी का गुड होता है, तो इसका जो रेट है ₹5 पर केजी इंफीरियर गुड है, तो एज इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज होता है। इतना बात हम जानते हैं, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, समझ में आया। व्हीट बाजरा से अच्छा होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, याद क्या रखना है, इस घर का बजट है 200 रुपया और मिनिमम 30 kg तो इसको पर मंथ फूड ग्रेन्स कंज्यूम करना है। ठीक है, अब देखो पहला केस लेते हैं, व्हेन द नीड इज 30 kg और बजट ₹200 kg, तो कितना ये 10 रुपया केजी अगर व्हीट है, मैंने पहले बता, बाजरा उसका आधा है, ₹5 की, बिकॉज ये इंफीरियर गुड है। ठीक है, तो कितना ये, और इसको 30 kg के हिसाब से ही, 30 kg के हिसाब से ही इसको अपना बजट बनाना है। तो सपोज करो क्वांटिटी डिमांड अगर 10 kg है 10 रुपए के हिसाब से, तो 30 kg इसको कंज्यूम भी करना है, 30 kg से कम कंज्यूम भी नहीं करना है, तो कितना ये व्हीट खरीदेगा, और इसका 200 रुपए का बजट भी पूरा होना चाहिए। अब ये मैथ्स आ गई, टाइम एंड वर्क। ठीक है, 30 kg इसको कंज्यूम भी करना है और 10 रुपए की जी व्हीट है, 5 रुपए की जी बाजरा है, और बजट इसका 200 रुपए है, तो ऑब्वियसली ये 10 kg व्हीट खरीदेगा, 10 kg व्हीट खरीदेगा। 10 kg के व्हीट का दाम कितना हो गया पर केजी, अगर 10 रुपए है तो 10 kg व्हीट का दाम कितना हो गया, 100 रुपया। और ये 20 kg बाजरा खरीदेगा, तो इसका 30 kg का भी एस्टिमेट पूरा हो गया और 200 रुपए का बजट भी पूरा हो गया, और इसके पास व्हीट बाजरा दोनों आ गया। समझ में आया, 200 रुपए का बजट भी पूरा हो गया और 30 kg का एस्टिमेट भी पूरा हो गया। ये मैंने कंडीशन पहले ही बता दिया। ठीक है, कि इस घर पुअर हाउस होल्ड है, इस घर को मिनिमम 30 kg तो फूड ग्रेन्स व्हीट या बाजरा में कंज्यूम करना है, और बजट इनका 200 रुपए है, तो यही कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना, कि 10 kg ये व्हीट खरीदे और बाजरा खरीदे 20 kg, तभी इनका 200 रुपए हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। नाउ अगर बाजरा का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, बाजरा क्या एक इंफीरियर गुड्स है, ठीक है, खराब क्वालिटी का गुड है, ₹5 kg से ज्यादा नहीं बढ़ाए, ₹6 पर केजी हो गया। तो अब इसको इसी बजट पे काम करना है और इसी नीड स्टिल 30 kg है, तो इसको क्या करना होगा, इसको बाजरा का डिमांड बढ़ाना होगा। ये क्वांटिटी डिमांड जो पहले 20 kg था, अब ये 25 kg खरीदेगा, क्योंकि इसको अगर ये बढ़ाएगा तो इसका एक्सपेंसेस भाग जाएगा, और इसके पास पैसा भी 200 रुपया है, तो ये व्हीट को कम कर देगा, व्हीट अब 5 ही kg खरीदेगा और बाजरा का रेट बढ़ा देगा। इज इट क्लियर, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, डिफरेंट सिनेरियो में तुम समझ सकते हो, ये केस स्टडी है पूरा हाउस होल्ड का। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, इस बजट में वो 30 kg एस्टिमेट भी उनको पूरा करना है, तो बाजरा ही ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं।
सो विथ बाजरा का प्राइस भी बढ़ा, इंफीरियर गुड का प्राइस बढ़ा, लेकिन उसका डिमांड भी बढ़ गया, 20 केजी से 25 केजी हो गया, 20 केजी से इट विल बी 25 केजी, right? So still, because inferior goods, price of bajra increases, quantity demands of bajra also increases. तो अगर प्राइस भी बढ़ा 5 से 6 रुपए हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड भी 20 से 25 केजी हो गया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गिवन गुड्स. समझ में? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बनाया हुआ एग्जांपल है. एक पूरा स्टेटस सिंबल पे बनाया है वेबलेन, और एक पूरा पुअर हाउस होल्ड पे बनाया है गिफन. इसको तुम वडिया और घटिया तरीका से भी याद कर सकते हो. वेबलेन मतलब वडिया लग्जरी आइटम, और गिफन मतलब घटिया घटिया आइटम्स, इंफीरियर आइटम्स. समझ में आया? सो लिखा हुआ भी है यार, नो रियल वर्ल्ड एग्जांपल बट प्रूवेबल थ्रू मॉडलिंग. ये मॉडलिंग और मैथमेटिकली के लिए प्रूफ किया गया. ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये मैथ्स और मॉडलिंग के थ्रू प्रूफ किया गया, मैथमेटिक्स के थ्रू सोच सोच के मॉडलिंग किया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कंडीशन, ये केस स्टडी हो सकता है. तो उसके थ्रू दो टाइप का एक्सेप्शंस पढ़ा गया, दैट इज वेबलेन और गिफन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट? So this is Veblen goods, luxury goods, quantity demanded increase, price increase. Giffen goods, inferior goods, quantity demanded increase, price increase. So here I have completed your demand or types of goods. Tomorrow I will teach you elasticity. So I hope there is no problem till here. I hope there is no problem till here. कैसा लगा क्लास? बहुत दिनों बाद लिया गया है. बिकॉज दिस क्लासेस विल बी, ट्रस्ट मी, जब मैं आई विल कंप्लीट दिस थिंग, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है, एंड इट विल हेल्प इन द पीएफआरडीए पेपर, सेबी पेपर. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देख के डायरेक्ट बनने लगेंगे. ईएसआई में मैं बात कर, राइट?